जहाँ से सतलज में बात की गई है, जसवंत सिंह खारला की बात वहाँ से उठाई गई है, तो वो पंजाब थोड़ा सा बताइए कैसा था। जो शहर मैंने देखा उसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। पूरा शहर जो था एक वो छावनी में तब्दील हो गया था। हर जगह पहरा था, हर जगह जांच होती थी। वो भिंडरावाले का समय था, उनकी तूती बोलती थी, उनकी हिट लिस्ट होती थी। हिट लिस्ट में जिसका नाम आ जाता था वो समाप्त हो जाता था वो आदमी। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, वो पंजाब की कहानी बन गई थी। इस दौर में जब आप जर्नलिज्म कर रहे थे वहाँ पर डिसअपीयरेंसेस के केसेस आने लगे थे, कितना राइज इसका हो रहा था, कैसे कैसे केसेस आते थे आपके पास? खुलेआम सरेआम किसी बच्चे को सड़क से उठा के ले गए, पता ही नहीं लगा कहाँ गया। ऐसे भी केसेस बहुत थे कि गांव से बच्चों को सिर्फ शक के बिना पे उठा लिया गया। जो आम पंजाबी था, जो अलगाववाद स्टेट दोनों के बीच में फंसा हुआ था, वो क्या कह रहा था, वो उसकी क्या हालत थी? हर हिंदू, हर पंजाबी ये पूछ रहा था अपने आप को कि मैं किस तरफ हूँ। मनों का विभाजन पंजाब में होना शुरू हो गया था। हीरो की तरह देखा जाए केपीएस गिल को या विलेन की तरह देखा जाए? बीच में देखा जाना चाहिए। पुलिस ऑफिसर्स डोंट मैटर। टॉर्चर हमारे खून में, हमारी हड्डियों में उतर गया है। जसवंत सिंह खारला की कितनी चर्चा हो रही थी, क्या सच में ये मुद्दा सबके सामने आ पा रहा था कि इतनी बड़ी घटना हो रही है, 2000-3000 लोग शमशान घाट में जला दिए जा रहे हैं अननोन? बिल्कुल नहीं हो रहा था। उनके बारे में बहुत जानकारी लोगों को नहीं थी। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट। सतलज फिल्म की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। जब से उसे ZEE5 से हटाया गया है तब से चर्चा और ज़्यादा होने लगी है। और चर्चा हो रही है 1980 के दशक की कि आखिर पंजाब में हो क्या रहा था। आज हम ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट में कैसे गेस्ट को लाए हैं जिसने रियल सतलज भी देखा है और रील वाला सतलज भी देखा है, जिन्होंने 1980 के दशक में हो रही वहाँ पर राजनीति देखी, हिंसा देखी, मानवाधिकारों के हनन को देखा और उस पुलिस के पक्ष को भी देखा जिसका फिल्म में जिक्र नहीं है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विपुल मुदगल साहब। विपुल साहब कॉमन कॉज के डायरेक्टर हैं और पिछले साल 2025 में इन्होंने पुलिसिंग पर, स्टेट ऑफ पुलिसिंग पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें फेक एनकाउंटर्स, पुलिस की क्या स्थिति है, ट्रेनिंग्स का क्या हाल है, कस्टोडियल डेथ्स का क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में एक डिटेल्ड बातचीत की है। आज हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे कि आखिर जो पुलिस है वो क्या कर रही थी उस वक्त और आज की तारीख में क्या हमने उससे कुछ सीख ली है या नहीं ली है। विपुल साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट में। धन्यवाद, आप बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए, मेरे जीवन में एक्चुअली जो आतंकवाद, अत्याचार, खाड़कूपन, मिलिटेंसी, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, जिस नाम से भी बुलाएं, पॉलिटिकल वायलेंस जो है, राजनीतिक हिंसा, वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण वो है। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया उसमें वायलेंस का बड़ा भारी हाथ था। पंजाब में कमाल की वायलेंस हो रही थी उस समय जो है। अगर आप उस समय सोचेंगे भी तो आपको बहुत अजीब लगेगा। एक पत्रकार के रूप में आपको दोपहर को ये पता लगा कि भाई 25 लोगों को किसी बस में से खींच के लाइन से खड़ा करके मार दिया है। दूसरे दिन सुबह फिर पता लगा कि 10 लोगों को फिर मार दिया, फिर 5 लोगों को मार दिया। एक इधर होशियारपुर में हो रहा है, उधर भटिंडा में हो रहा है, इधर लुधियाना में हो रहा है, जलंधर में हो रहा है, अमृतसर में हो रहा है। घर से बाहर निकले चारों तरफ सैंड बैग्स लगे हुए हैं। आज आप अमृतसर में जाएंगे तो वो शहर बिल्कुल अलग है। मुझे नहीं लगता कि वो वही शहर है जिसमें मैं इतने समय रहा। बिल्कुल। तो हर चौराहे पे सैंड बैग्स लगे हुए हैं, मशीन गन्स लेके लोग खड़े हुए हैं। मशीन गन, LMG कोई मतलब आबादी वाले क्षेत्र में देखने को भी नहीं मिलती। वहां पे ऐसे लगी होती थी चारों तरफ। अजीब दहशत का भी माहौल था, भय का भी माहौल था, पुलिस का भी भय था, आतंकवादियों का भी भय था और अजीब तरह की स्थिति थी। उसके बीच में एक तरह से पत्रकारिता करना भी बहुत चुनौतीपूर्ण काम था और बहुत खतरे का भी काम था। जी, यहीं से मैं बात की शुरुआत भी करना चाहता हूँ कि अब जब हम पंजाब को देखते हैं, जो अब नई जनरेशन आ रही है, हम लोगों ने पंजाब को कैसे देखा है? हमारे सामने पंजाब आया है कि खेत खलिहान वाला पंजाब, पंजाबी गानों वाला पंजाब, इस तरीके का पंजाब हम देखते हैं। लेकिन जब 80 के दशक के पंजाब के बारे में हम पढ़ते हैं या आप जैसे किसी से मिलते हैं जिसने वो दौर देखा है, तो हमें लगता है ये तो कोई मतलब किसी दूसरे ग्रह की बात हो रही है क्या? बिल्कुल। तो उस समय का पंजाब कैसा था जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था, जहाँ से सतलज में बात की गई है, जसवंत सिंह खारला की बात वहाँ से उठाई गई है, तो वो पंजाब थोड़ा सा बताइए कैसा था?
जब मैं पहुंचा अमृतसर, मैं हैप्पी गो लकी पत्रकार जैसे सारे लोग हैं, अपना सितारे आंखों में लेके आप आते हैं और आप सोचते हैं मैं पता नहीं क्या करूंगा, दुनिया बदलने का भी रोमांच था और बहुत सारी चीज़ें करने का वो था, मन था कि जीवन में। तो जब मैं यहाँ पे रिपोर्टर बना हिंदुस्तान टाइम्स में, आई वॉज वेरी लकी कि मतलब पहला जॉब हिंदुस्तान टाइम्स जैसे नेशनल अखबार में मिला और यहाँ पे दिल्ली में मैं रिपोर्टर भी बन गया। तो मैंने अपने एडिटर को कहा कि सर मैं कहीं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ, जैसे पंजाब और असम में काफ़ी मुश्किलें चल रही थी, बहुत हिंसा हो रही थी। तो मुझे अब अमृतसर कोई जाने को तैयार नहीं था, बल्कि एक किसी को भेजा जा रहा था। तो उसमें सबने कहा भाई इनकी नई नई शादी हुई है, आप इनको कैसे भेज सकते हैं, होने वाली है अभी। तो मैंने कहा मैं तैयार हूँ, मैं भी अर्ली 20s में था। तो मैं जब अमृतसर पहुंचा तो जो शहर मैंने देखा उसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। और वो एक तरह से छावनी, पूरा शहर जो था एक वो छावनी में तब्दील हो गया था। हर जगह पहरा था, हर जगह जांच होती थी। जैसे अभी वो आपको माहौल शायद कश्मीर में देखने को मिल जाएगा, मणिपुर में देखने को मिल जाएगा, उस तरह का माहौल था वहाँ पे। हालांकि पंजाब का जो आपने जिक्र किया कि भाई गाने और संगीत और नाटक और कल्चर और ये सब वो भी था, लेकिन वो एक तरह से सब कुछ पीछे हो गया था और वायलेंस वो पंजाब की कहानी बन गई थी। ये कौन से ईयर की बात है जब आप पहुंचे? मैं पहुंचा था 86 में। अच्छा। और अभी होके चुका था ऑपरेशन ब्लू स्टार, और ऑपरेशन ब्लू स्टार बहुत भयंकर ऑपरेशन था। उसमें टैंकों का इस्तेमाल हुआ था। उसमें पहली बार भारत में इमरजेंसी के बाद ऐसा माहौल आया कि प्रेस के ऊपर एक सेंसरशिप शुरू हो गई और पूरे मीडिया को उठा के वहाँ से बाहर कर दिया गया। वो भिंडरावाले का समय था, उनकी तूती बोलती थी, उनकी हिट लिस्ट होती थी, जिस हिट लिस्ट में जिसका नाम आ जाता था वो समाप्त हो जाता था वो आदमी। और एक तरह से किला बंद कर दिया था गोल्डन टेम्पल को, उसके अंदर भरे हुए थे मिलिटेंट्स। मुझे मौका मिला उस दौरान भी, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भी एक बार जब किलेबंदी हो चुकी थी तो उसके अंदर जाने का तो रोंगटे खड़े हो जाते थे अंदर जाके। क्या होता था अंदर? खुले आम लोग कंबल ऐसे लगाए हुए, ऊपर से AK-47 निकली हुई है, और इतनी सारी तंजीमें हो गई थी कि सब एक दूसरे के ऊपर शक करते थे। तंजीम मतलब फ्रैक्शंस में बढ़ गई, इतने सारे फ्रैक्शंस हो गए थे, खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान टाइगर्स, खालिस्तान ये, खालिस्तान वो, बब्बर खालसा। तो कम से कम नहीं तो 15-20 महत्वपूर्ण मुख्य ऑर्गेनाइजेशंस थे। देन बीच के ऑर्गेनाइजेशंस थे, जैसे कि ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन, और उसके बाद ओवरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस थे, जैसे कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी या अकाली दल या उनके अलग अलग फैक्शंस, या सिमरनजीत सिंह मान जिन्होंने की IPS ऑफिसर जिन्होंने की रिज़ाइन कर दिया था ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, तो उन्होंने अपना एक फैक्शन टाइप का बना लिया था। तो उनको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले पूरा मूवमेंट एक नेता के यूनिटी ऑफ कमांड के अंतर्गत था। भिंडरावाले सबसे बड़े नेता थे, और भिंडरावाले को ऐसा कहा जाता था कि कांग्रेस की सरकार में उनके बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनसे टच में थे। तो भिंडरावाले अपनी लिस्ट निकालते थे, हिट लिस्ट निकालते थे, और खुलेआम निकालते थे। उसमें कहते थे कि इसको मार दो, उसको मार दो, और उनको मार दिया जाता था। तो कई जगहों पे, जैसे निरंकारी बाबा के बारे में उन्होंने शुरू में कह दिया था हम अटैक करेंगे, और उन्होंने किया। उसके बाद जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, वो एक बहुत बड़ा वाटरशेड था। भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि इतने बड़े मंदिर में, जो सेंक्टम सेंक्टोरम है सिखिज़्म का, मीरी और पीरी का केंद्र है, यानी राजनीति का और टेम्पोरल और पॉलिटिकल जो सारी शक्तियां हैं उनका केंद्र था जी। और वहाँ पे इतना बड़ा आर्मी एक्शन हुआ और उसमें इतने सारे लोग मारे गए। लेकिन उसके बाद अचानक एक नया दौर आया पंजाब में, जबकि बहुत सारी तंजीमें और बहुत सारे फैक्शंस मिलिटेंट्स के होने शुरू हो गए। तो उस समय उन्होंने जो है वो कई सारी एडिक्ट्स निकाले, जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई आप हमें आतंकवादी नहीं कहेंगे, आप हमें अतिवादी नहीं कहेंगे, आप हमें एक्सट्रीमिस्ट नहीं कहेंगे, आप हमें सिर्फ खाड़कू कहेंगे। अगर पंजाबी में है तो खाड़कू कहेंगे, अंग्रेजी में मिलिटेंट कह सकते हैं। और अगर आप कुछ और करेंगे, तो जैसे मैं उस समय हिंदुस्तान टाइम्स का पत्रकार था, तो मैंने अक्सर लिखा और शब्दों का इस्तेमाल किया, एक्सट्रीमिज्म का भी किया और आतंकवाद का भी किया। बाद में जब मुझे PhD करने का मौका मिला इंग्लैंड में, तो मैंने ये समझा कि जब
आप इनोसेंट लोगों को मर्डर करते हो और आप बाजार में जाके औरतों बच्चों को मार रहे हो, तो वो आतंकवाद है, वो आतंक फैलाया जा रहा है। यदि आप मिलिटेंसी है जब आप किसी को चुनौती कर रहे हो, इंसर्जेंसी है जब आप सिर्फ पुलिस फोर्सेस के साथ में और आर्मी के साथ में टकराव कर रहे हो, वो इंसर्जेंसी है। लेकिन अगर आप निरपराध लोगों को, निहत्थे लोगों को सड़कों पे जाके ऐसे रौंद दो, तो आतंकवाद है वो। तो आप खुलेआम, हमने तो शब्दों का इस्तेमाल किया। तो उसके बाद मेरे पास चिट्ठी आई और उसमें लिखा हुआ आया, बड़ी शालीनता से लिखा हुआ था कि आप बहुत जल्दी पंथ दे देनदार होंगे, पंथ के देनदार बन जाएंगे बहुत जल्दी। मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा। तो मुझे कहा, उस समय जो हमारे एक बहुत अच्छे मित्र थे, वो बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि विपुल हम आपको वो दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, आपके घर के बाहर हम सिक्योरिटी। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे सिक्योरिटी एकदम नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग मेरे घर आते थे रात को, इस तरह के लोग भी आते थे जो अपना प्रेस रिलीज देने आते थे या बात करने आते थे, ये कहने आते थे कि हमारे बंदे को उठा लिया है, और वो उसको अगर आपने अरेस्ट किया है तो अरेस्ट दिखाते क्यों नहीं हो। तो मिलिटेंट कह रहे हैं कि हमारे बंदे को अरेस्ट दिखाओ। अच्छा। यानी कि क्योंकि उनको पता है कि अगर अरेस्ट नहीं दिखा रहे तो इसका मतलब हो सकता है उसे मार देंगे। तो मैंने कहा मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए सिक्योरिटी। तो बाद में हमारे एक उसने कहा आपको मैं एक रिवॉल्वर देता हूँ, आप एक रिवॉल्वर रख लीजिए अपने पास। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं लूँगा रिवॉल्वर, मुझे एकदम नहीं चाहिए। तो ये वो दौर था पंजाब का। तो उस समय बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी पत्रकारिता की, बहुत बहादुरी से काम किया, और पंजाबी के और हिंदी के बहुत सारे पत्रकारों को गोली से उड़ा दिया गया, जिनमें एडिटर्स भी थे। पंजाब केसरी के संपादक, पंजाब केसरी के एडिटर थे, उनको भी गोली मार दी। और आप अगर पंजाब केसरी के दफ्तर जाते जलंधर, तो आप देखते कि वो किला क्या होता है। उसके बाहर से जहाँ गली से जहाँ शुरू होता है वहाँ से सैंड बैग्स लगे हुए हैं और उसके ऊपर मशीन गन्स लगी हुई हैं, और उनके ठीक बाहर ऊपर नीचे चारों तरफ इस समाचार पत्र का ऑफिस था। ये समाचार पत्र का ऑफिस ऐसा था जैसे पुलिस हेडक्वार्टर से भी ज़्यादा उसमें सिक्योरिटी होती थी। तो वो ज़माना था। इस दौर में जब आप जर्नलिज्म कर रहे थे वहाँ पर, तो क्या आपके पास ये जो डिसअपियरेंस की चर्चा हुई है, जिसमें फिल्म में हमारे सामने आया कि लोग रात को उठा लिए जाते थे और फिर उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है, बाद में पता चलता है कि उनको जला दिया गया, उनको बताया गया कि वो आतंकवादियों के साथ खड़े हुए थे, उनके साथी थे। डिसअपियरेंसेस के केसेस आने लगे थे, कितना राइज इसका हो रहा था, कैसे कैसे केसेस आते थे आपके पास? देखिए मेरे पास तो बहुत इंटरेस्टिंग केसेस आते थे, जो अलग अलग तरह के लोग। एक बार मेरे पास एक पुलिस ऑफिसर आया और उसने कहा कि सर इस बच्चे का समाचार निकालना है, आपका अंग्रेजी का अखबार है, मैं बहुत चाहता हूं कि आप इसे लिखवाएं। और वो किसी मैं बहुत सीनियर एसएसपी वगैरह किसी के घर जाता था, तो उनका वो पीएसओ था, तो वो उनके थ्रू आया था मेरे पास, और वो कहता कि इसका आप समाचार निकाल दो कि ये वांटेड है, मोस्ट वांटेड है यहाँ पे, और ये आएगा तो इसे मार दिया जाएगा। तो मैंने कहा बच्चा कौन है ये? तो बोला मेरा बेटा है जी। तो मैंने कहा आपका बेटा और आप ये लिखवाना चाहते हैं? तो फिर मुझे बाद में पता लगा कि वो असाइलम मांग रहा था बाहर, और उसको वो, तो इस तरह के केसेस भी थे। ऐसे केसेस भी थे जिसमें कि खुलेआम सरेआम किसी बच्चे को सड़क से उठा के ले गए और उसको जो है उसका पता ही नहीं लगा कहाँ गया, और उसके बारे में किसी ने कोई मुखबिरी की, कोई जानकारी दी, कोई इस तरह के केसेस भी बहुत थे। ऐसे भी केसेस बहुत थे कि गांव से बच्चों को सिर्फ शक के बिना पे उठा लिया गया। ऐसे भी केसेस थे जिसमें कि एक चीफ मिनिस्टर के बच्चे के ऊपर कुछ लोगों ने उनकी हत्या की कोशिश की। तो जिन लोगों ने हत्या की कोशिश की वो किसी के मकान में जाके रात को रुके थे। उस आदमी को ये पता ही नहीं था ये कौन है। वो आए वहाँ पे और उन्होंने किसी का नाम लिया और उन्होंने कहा हम सोना चाहते हैं, वो सो गए वहाँ पे, और उसको बिल्कुल उसका कोई लेना देना नहीं था आतंकवाद के साथ। लेकिन चूंकि वो चीफ मिनिस्टर के बेटे के जो चेन ऑफ इवेंट्स में मिला था, तो उसको उन्होंने जान से मार दिया। तो ऐसे बहुत सारे, तो पुलिस वालों का जो अत्याचार था वो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। और वो एक टाइम ऐसा था कि उसका एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया था। देखिए एक टाइम था जब जो जूलियो रिबेरो जब चीफ थे पुलिस के, तो उनके टाइम में ये शुरू हुआ। उनका एक वो था अनरिटन सिद्धांत कि अगर किसी आदमी ने 50 लोगों को मारा है और अगर वो रह गया तो 100 लोगों को और मार सकता है। तो ऐसे आदमी को पुलिस को छूट देते थे कि अगर आपको ऐसे आदमी मिले तो आप इसके ऊपर
हमला कर सकते हैं। हालांकि एनकाउंटर कर सकते हैं। फेक एनकाउंटर का मैं कट्टर विरोधी हूं। मुझे नहीं लगता फेक एनकाउंटर किसी का भी होना चाहिए, चाहे वो देश का बड़ा दुश्मन भी क्यों ना हो। जैसे आपने कसाब को फांसी लगाई, और वो एक बहुत अच्छा नमूना था भारत की न्याय व्यवस्था का और पुलिस व्यवस्था का। आप गिरफ्तार कीजिए और उसका जो दोष है वो सिद्ध कीजिए, और उसको जो सजा वाजिब बनती है वो दीजिए। बाद में उनके जाने के बाद केपीएस गिल के टाइम में काफ़ी बड़े परिवर्तन हुए। उनमें से बहुत सारा डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, वो जिम्मेदारी एसएसपीज को दे दी गई, और उसके बाद वो एसएसपीज ने वो जिम्मेदारी अपने थानेदारों को दे दी। उसके बाद गजब का करप्शन। लोगों को ये ऐसे भी किस्से पंजाब में बहुत आम हैं और बहुत सच हैं कि कोई लैंड डिस्प्यूट चल रहा है दो पार्टीज के बीच में, और आपने पैसे देके दूसरे आदमी को आतंकवादी कह के मरवा दिया। इस तरह की रिपोर्टें बहुत आ रही थी। लैंड डिस्प्यूट में टेररिस्ट करवा करके पुलिस ने मार दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, तरह तरह के केसेस हुए उस समय। और तो ये बात सच है कि फेक एनकाउंटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ये बात भी सच है कि जिन मिलिटेंट्स ने सरेंडर कर दिया था, उन सरेंडर्ड मिलिटेंट्स का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया, और उनको ये छूट दे दी गई कि तुम जाओ और मारो। तो जब उनको छूट मिल गई तो उनको एक तरह से छूट मिल गई, जाओ पैसा कमाओ, मारो भी और पैसा कमाओ। मतलब सरेंडर्ड मिलिटेंट्स को ये छूट पुलिस ने दे दी कि पुलिस ने दे दी कि उनको आप, तो पहले पुलिस उनको स्पॉटर के रूप में यूज करती थी कि उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, और बाद में जब वो उनको कुछ ऐसे मौके भी आए कि उनको खुली छूट दे दी गई कि आप जाइए और मिलिटेंट्स को मारिए। तो ये एक पंजाब का एक बहुत ही खराब बहुत दौर था, और भारतीय पुलिस व्यवस्था के लिए भी एक बहुत खराब दौर था, हमारी न्यायिक व्यवस्था के लिए बहुत खराब था, हमारे सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत खराब दौर था। और सेंटर कैसे देख रहा था जब ये सब हो रहा था पंजाब के अंदर? आपने जैसे फिल्म का जिक्र किया था शुरू में, सतलज फिल्म में जो दिखाया गया है, तो ये बात सच है कि जो फिल्म में जो जैसे जसवंत सिंह खालरा के बारे में दिखाया गया है वो बिल्कुल सही है, और जो उन्होंने दिखाया है कि क्रेमेटोरियम में जो रिकॉर्ड्स मिले और जिन लोगों को जला दिया गया वो भी बिल्कुल सही है। ठीक है। तो उसकी रिपोर्टिंग काफ़ी एक्यूरेट है। लेकिन उसमें क्या है कि किसी तथ्य की जानकारी जैसे पत्रकार करते हैं या कोई लेखक करता है या कोई समझदार आदमी करता है, तो उसमें ओमिशन और कमीशन होते हैं। तो आपने ऐसा हो सकता है कि आप किसी को इंटरव्यू करें और उससे आप कोई तीखा सवाल पूछे ही ना, अच्छे सवाल पूछते रहे कि आप आम खाते हैं या सेब खाते हैं, इस तरह के सवाल पूछते रहे। तो उसी तरह से एक बहुत बड़ा ओमिशन इस फिल्म में है, और वो ओमिशन है कॉन्टेक्स्ट का। अगर आप सिर्फ जिक्र करें कि बस में से पैसेंजर्स को निकाल के कितना मारा गया, तो आपको कम से कम 10-15 केसेस तो मिल जाएंगे सिर्फ 80s में। यानी कि हर शायद दूसरे तीसरे महीने ऐसे केसेस हो रहे थे। ऐसे भी केसेस हुए कि एक बार रात को हम गए और वहाँ बहुत देर रात को लौटे, अपनी रिपोर्ट फाइल की। वो ज़माना नहीं था कि आप मोबाइल फ़ोन पे रिपोर्ट फाइल कर दें, लौट के आना होता था, पोस्ट ऑफिस जाना होता था, वहाँ जाके रिपोर्ट फाइल की। उन लोगों से मिल के आए जहाँ पे ये जगह का नाम था लोहारू। ये था मेरे ख्याल हरियाणा में था, और वहाँ बस में से 38 लोगों को निकाल के और गोलियों से भून दिया, बाहर निकाल के। सिर्फ ये जिनके सिर पे पगड़ी है, जिनके सिर पे पगड़ी नहीं है, तो बिल्कुल क्लियर था कि वो आतंकवादी थे, और वो ये एक वेज क्रिएट करना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम क्रिएट करना चाहते थे, पलायन करवाना चाहते थे। तो वो एक तरह से बहुत ही गलत तरह का एक वो राजनीति अख्तियार कर रहे थे। उनके घर वालों से मिलना इतना दर्दनाक था, मतलब दिल जो है वो बाहर निकल रहा था, कलेजा बाहर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बच्चे थे उसमें और बड़े बड़े मतलब नौजवान थे, और बहुत ही खराब वो था। हम लौट के आए, रात को बहुत देर तक घर पहुंचे, सो गए, और फिर सुबह पता लगा कि 34 लोगों को बस में से मार दिया। तो मैंने कहा मैंने रिपोर्ट तो किया, कल रिपोर्ट कर दिया, मैंने तो रिपोर्ट फाइल कर दी, मैं तो वहाँ गया था, उन लोगों से, उनके रिश्तेदारों से बात की थी मैंने, हमने फोटो लिए उनकी। तो उन्होंने कहा नहीं, वो लोहारू था, अब फतेहाबाद में हुआ है, और वहाँ 38 लोग थे, यहाँ 34 लोग हैं, या ऐसे आसपास के। तो मतलब आप सोचिए कि एक स्टेट
को फेल्ड स्टेट क्यों कहते हैं? फेल्ड स्टेट तब कहते हैं जब स्टेट असहाय हो जाती है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी आंखों के सामने 34 लोगों, अभी कल 38 लोगों को निकाल के मारा है, आज 34 लोगों को मार दिया। जाइए उनके परिजनों से मिलिए, वही कहानियाँ, वही बातें। मेरा बच्चा तो अभी हाई स्कूल पास किया है, मेरा पति तो अभी, मेरे 3 बच्चे हैं, हम क्या करेंगे? मतलब इतनी दर्दनाक कहानियाँ थीं। आप मतलब एक एक को देखिए। मेरी पत्नी टेलीग्राफ की कॉरेस्पॉन्डेंट थी, तो पटियाला में एक जगह पे स्पोर्ट्स का कैंप लगा हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारी जगहों के बच्चे आए हुए थे, 16 साल के, 17 साल के, 19 बच्चे 15, 16, 17, 18, 19 साल के बच्चे, और उनको जिस तरह से मारा हॉस्टल में घुस के, आप मतलब दीवारों के ऊपर छींटे खून के। और वो मतलब यंग थी पत्नी उस समय, तो वो शुनरिता सेन उनका नाम है, वो बड़ी अच्छी कॉरेस्पॉन्डेंट, बहुत अच्छी पत्रकारिता उन्होंने की। तो उन्होंने लिखा, तो वो लिख नहीं पा रही थी, तो उनके एडिटर ने कैलकाटा से फ़ोन किया, शेखर भाटिया ने, और उन्होंने कहा कि एक तरह से महाभारत की तरह कि भाई तुम्हारा कर्तव्य है लिखना, तुम लिखो, तुम इतना ज़्यादा क्यों, मतलब इमोशनल था। तो आप अगर ये कहें कि सिर्फ एक ही पक्ष की बात करें, तो उसमें तो कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है। तो मैं कहूंगा कि अगर इतनी अच्छी फिल्म आप बना रहे हैं तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी दे देते। ये सब कुछ सच आपने कहा, तो आपने कमीशन तो किया, लेकिन ओमिशन का जिक्र नहीं है। कौन सी चीजें जो आपने छोड़ दी, कौन से सवाल जो आपने नहीं पूछे, कौन सा कॉन्टेक्स्ट जो आपने नहीं रखा सामने। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चूंकि जो आपका मेन सवाल था कि भाई उस समय के पंजाब का जिक्र कीजिए, तो मुझे लगता है थोड़ी तस्वीर निकल रही है कि कितना हिंसा का माहौल था। और उसके बीच में जो इंडियन स्टेट थी और उसके लीडर्स थे, उन्होंने बहुत गलत फैसला एक किया। और ये कहाँ से आया मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जैसे गाजा में हुआ कि आपने 5,000 लोगों को आप अगर निशाना बनाना चाहते हैं तो क्या 50,000 को मार देंगे? क्या हजारों मकान रेस कर देंगे? क्या आप ऐसा करेंगे? तो उससे क्या होगा कि आप कुछ लोगों को मार रहे हैं, जिन्होंने आतंक भी फैलाया उनको मार रहे हैं, हत्यारों को मार रहे हैं, लेकिन आप 5 हत्यारों को मारने के लिए 15 हत्यारे और पैदा कर रहे हैं। आप वो माहौल पैदा कर रहे हैं। तो देखिए वो एक जहनियत था, वो जो अलगाववाद था और जो आतंकवाद था और जो खालिस्तान का मूवमेंट था, वो एक आइडिया भी था। लड़ाई तो थी, लेकिन आइडिया था। तो आपको आइडिया से लड़ना था, पॉलिटिकली लड़ना था, आइडिया से आइडियोलॉजिकली लड़ना था। वो नहीं किया, सब कुछ बंदूक, वो भी बंदूक, तुम भी बंदूक, बुलेट फॉर बुलेट। तो बचा क्या? तो एक तरह से स्टेट एब्डिकेटेड इट्स ड्यूटी, जो हमें अभी देखने को मिला मणिपुर में, कि स्टेट अगर पीछे हट जाती है और या एक पक्ष की पक्षधर हो जाती है, तो अचानक जो है वो बहुत गलत चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। तो वही मेरे ख्याल से पंजाब में हुआ। और इसमें जब जितनी भी अभी तक हमने इस तरीके की हिंसा देखी है, चाहे मणिपुर में खुद 2 बार होकर के आया हूँ, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो आम मणिपुरी होता है, जो स्टेट और इधर इंसर्जेंसी दोनों के पक्ष में बीच में बैठा हुआ है, जो अपने आप को कह रहा है कि मुझे तो रोजी रोटी कमानी है और सुबह उठना है जिंदा, उसका क्या हो रहा था? जो आम पंजाबी था, जो अलगाववाद और स्टेट दोनों के बीच में फंसा हुआ था, वो क्या कह रहा था? वो उसकी क्या हालत थी? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं जो है ना, मैं यंग था बहुत पत्रकार, तो मैं उस समय बहुत जो बड़े जानकार लोग थे, विद्वान लोग थे, उनके चरणों में बैठना चाहता था, उनसे पूछना चाहता था कि आपको क्या लगता है। तो एक सरदार जी थे जो कि प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी में और बहुत जाने माने हिस्टोरियन और बहुत जाने माने समाजशास्त्री पकड़ उनकी थी, अतर सिंह उनका नाम था। तो मैं अक्सर उनके पास जाया करता, तो उनसे पूछा था कि सर ये बताइए। तो उन्होंने मुझे एक बार कहा कि जैसे 1947 के ठीक पहले का माहौल था, बहुत बुढ़े थे वो, तो उन्होंने वो माहौल भी देखा हुआ था। तो उन्होंने कहा 1947 से ठीक पहले का माहौल था, तो ऐसा लगने लगा था कि शायद पाकिस्तान बन जाएगा। तो लोगों के, हर हिंदू के, हर मुसलमान के मन में एक सवाल पीछे से पैदा हो रहा था कि अगर बन गया तो क्या मैं यहाँ रहूंगा या वहाँ रहूंगा। जो लाहौर में रहने वाला हिंदू है वो सर बन गया तो मैं यहाँ रहूंगा या वहाँ रहूंगा। उन्होंने मुझे कहा कि एक टाइम पंजाब में ऐसा आ गया था
जी। जब हिंसा बहुत बढ़ गई थी तो हर हिंदू, हर पंजाबी ये पूछ रहा था अपने आप को कि मैं किस तरफ हूं, मैं इधर हूं या उधर हूं। तो ये एक इतना बड़ा विभाजन जो है वो मनों का विभाजन पंजाब में होना शुरू हो गया था। और जो लोग थे वहाँ के, तो जो आम आदमी था, आम आदमी को मतलब बहुत सारी जगहों पे आम आदमी परेशान हो जाता है, वो हिंदू की तरह से सोचने लगता है या सिख की तरह से सोचने लगता है, उसको फोर्स किया जाता है कि जैसे अगर बसों में से सिर्फ हिंदू पैसेंजर्स को निकाला जा रहा है और मारा जा रहा है, तो मैं अगर वहाँ का रहने वाला हिंदू हूँ तो मैं हिंदुओं के साथ आइडेंटिफाई तो करूँगा ना। या अगर सिखों के बच्चों को उठाया जा रहा है और मैं अगर सिख हूँ तो मैं उन बच्चों के साथ आइडेंटिफाई करूँगा ना। तो वो जो डिवीजन था वो आम आदमी तक पहुंच चुका था, फॉल्ट लाइंस बहुत थी, नीचे तक पहुंच गया था, फॉल्ट लाइंस बहुत ज़्यादा थी। और फिर ऐसी बड़ी घटनाएं हो रही थी, जैसे मान लीजिए कि एक डीआईजी ऑफ पुलिस, अटवाल उनका नाम था, तो वो गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसे, तो वो अंदर घुसते ही उन्हें गोली मार दी। तो वो उनकी लाश पड़ी हुई थी एंट्री के पास अंदर, और कई घंटे तक उसे उठाया नहीं गया, किसी की हिम्मत नहीं थी, फियर इतनी ज़्यादा थी। तो उसके बाद इंडियन आर्मी के फॉर्मर जनरल एएस वैद्या, उनको उनके घर में घुस के पुणे में उनको गोली मार दी गई। तो इस तरह की घटनाएं हो रही थी। तो आम आदमी जो है वो कहीं ना कहीं डरा हुआ भी था और ये भी सोच रहा था कि भाई ये मतलब अपनी जाति के हिसाब से, अपने हिसाब से सोच रहा था। तो जैसे अतर सिंह ने मुझे कहा उस समय कि 47 से पहले हर आदमी अफरा तफरी में था, कि हर आदमी सोच रहा था कि मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। तो उस तरह का माहौल आम आदमी में पहुंच गया था। और वो जो डिवीजन था वो बाद में ख़त्म हो गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब 2000 के दशक में मैं कई बार वहाँ जाने का मौका मिला, तो वो ऐसा लगा कि जैसे बात करीब करीब समाप्त हो गई थी। तो आम आदमी जो है वो बटा हुआ था, थका हुआ था, और अंदर से, एज दे से इन इंग्लिश, everybody was living in lurking fear and everybody was conflicted within. वो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो अंदर तक, हृदय तक पहुंच गया था। कहानी में जसवंत सिंह खाड़ला का दिखाया गया है जो चीज़ें उस दौर में, क्या इतनी हाइप इस बात की हो रही थी, क्या इतनी, क्योंकि इसमें तो हमने देखा कि कैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल तक संज्ञान ले रहा है, वो जाकर के कनाडा में अपनी बात रख रहे हैं। उस वक्त जसवंत सिंह खाड़ला की कितनी चर्चा हो रही थी? क्या सच में ये मुद्दा सबके सामने आ पा रहा था कि इतनी बड़ी घटना हो रही है, 2000-3000 लोग शमशान घाट में जला दिए जा रहे हैं, अननोन, जिनका मतलब जो लावारिस हैं? उस वक्त की रियलिटी क्या है? नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था। उनके बारे में बहुत जानकारी लोगों को नहीं थी। बल्कि एक बार ऐसा हुआ कि राम नारायण कुमार करके एक बहुत बड़े ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट हैं जो इस पे काम कर रहे थे जी, जो जसवंत सिंह खालरा के साथ टच में भी थे। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मेरे उम्र के ही थे, मेरे से 2-3 साल बड़े होंगे, संजीव गौड़ करके एक पत्रकार थे जो बाद में उनका देहांत हो गया। तो संजीव गौड़ ने उनको खुलेआम कहा कि जब आप कह रहे हैं कि बच्चे डिसअपियर हो रहे हैं सिखों के और ये सब ठीक है, लेकिन जो अत्याचार जो मिलिटेंट कर रहे हैं या टेररिस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर आप एक भी शब्द क्यों नहीं बोलते? तो उन्होंने, बहुत सोफिस्टिकेटेड आदमी थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कहा कि देखिए, व्हेन द गवर्नमेंट्स disobey and violate their own statutes, then the human rights come up. When the terrorists come, they are non-state actors, they don't follow any rules. Why should we talk about them? But I thought कि this was wrong. नहीं होना चाहिए था। अगर आप कह रहे हैं कि ये हिंसा गलत है तो आपको क्रिटिसाइज करना चाहिए और कहना चाहिए कि ये लोग जो अगर मार रहे हैं, जो हथियारबंद हैं, वो कोई दूध के धुले हुए नहीं है। उनको आप भी कई तरह से आंदोलन कर सकते हैं, कई तरह से आप अपना जो भी करना है आप कर सकते हैं, इंसर्जेंसी या जो भी आप उसे नाम दें, लेकिन आप आम आदमी को, गरीब आदमी को, ईंट के भट्टे के वर्कर्स, ईंट के भट्टे भी शहर के बाहर होते हैं, ईंट के भट्टे के वर्कर्स उड़ीसा से और बिहार से आए हुए गरीबों के भी गरीब, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, वहां पे काम कर रहे हैं, बाहर निकाला, लाइन से खड़ा किया, गोली मार दी। तो ये क्या बात हुई?
तो जो ये सब हो रहा था उस जमाने में, तो उसके बीच में ये भी हो रहा था जसवंत सिंह खालरा वाला। तो जसवंत सिंह खालरा की लड़ाई सच्ची लड़ाई थी। उनको आप ये नहीं कह सकती कि आप इनके लिए भी लड़ो, इनके लिए मत लड़ो। वो लड़ रहे थे अपने, और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो उनको राइट देता है उसके लिए लड़ाई कर रहे थे। तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा था। तो बाद में रामनारायण कुमार, अमरीक सिंह और जसवंत कौर और अशोक अग्रवाल, 4 लोगों ने मिलके एक पुस्तक लिखी। उसका नाम था रिड्यूस टू एशेस। तो उसमें उन्होंने पहली बार इसका जिक्र किया। तो ये तब की बात है जबकि जसवंत सिंह खालड़ा डिसअपीयर हो चुके थे। अच्छा। तो उसके बाद ये रिपोर्ट निकाली, और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन स्टेट इतनी ताकतवर थी कि वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं होने दे रही थी। तो ये तपन बोस करके एक बहुत बड़े ह्यूमन राइट्स वर्कर थे, जो अभी उनका देहांत हुआ है। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया गरीबों के लिए, सभी जातियों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और मजदूरों के लिए, सब तरह के लोगों के लिए ह्यूमन राइट्स पे उन्होंने काम किया। तो उन्होंने नेपाल जाके काठमांडू में साउथ एशिया ह्यूमन राइट्स फोरम, आई थिंक उसका इसी तरह का कोई नाम था, उस संगठन की तरफ से एक रिपोर्ट निकाली। अच्छा। और ये रिपोर्ट जो है रिड्यूस टू एशेस के नाम से आई। तो इसमें पूरा जिक्र जो कि इस कहानी में है, आप एक तरह से कह सकते हैं कि इसकी पटकथा की पृष्ठभूमि जो है वो ये है। उसमें वो बहुत मोटी किताब है, ये तो छोटी सी फिल्म है सतलज। तो उस पूरी किताब में यही जिक्र है और डॉक्यूमेंटेशन किया गया है बहुत अच्छी तरह से। तो ये जब आई थी मेरे ख्याल 2003 के आसपास आई थी, या 2004 के आसपास आई होगी। तो उस समय चूंकि बाहर आई थी, लेकिन फिर भी उसकी कॉपीज गायब हो गई और बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। लेकिन चूंकि मैंने उसे देखा है और उसको पढ़ा है, तो मुझे पता है जो परमजीत कौर उनकी पत्नी थी, उन्होंने भी इसमें काफ़ी कुछ योगदान दिया है और उनका पक्ष भी इसमें लिखा गया है। तो ये आया था सामने, लेकिन उस तरह से नहीं। देखिए, मानव अधिकार भारत में अभी भी मतलब उनको वो मान्यता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। और अभी भी आम जनता भी जो है ना, हम लोग जिस तरह से बंट जाते हैं और जिस तरह से हम एनकाउंटर्स को सपोर्ट करने लगते हैं, वो बहुत ही मतलब क्या कहना चाहिए, खतरनाक एक स्थिति है कि आम आदमी भी जो है वो पुलिस की एट्रोसिटीज़ को इनडायरेक्टली सपोर्ट करने लग जाए। फेक एनकाउंटर्स और इन सब पे हम बात करेंगे डिटेल में, क्योंकि उस पे तो आप लोगों ने पूरी रिपोर्ट ही पब्लिश की है। उसके पहले मैं जो 1-2 कैरेक्टर्स की उसमें जो बात हुई, मैं वो भी करना चाहूँगा। जो एसएसपी का उसमें किरदार है फिल्म में, सुग्गा जी, वो शायद अजीत सिंह संधू जो रियलिटी में थे उनका कैरेक्टर बनाया गया, एसएसपी थे ये। तो वो जिस तरीके का क्रूर एसएसपी जो कि करप्ट है, जो कि वायलेंट है, जो अपने इंस्पेक्टर्स को ये ऑर्डर देता है कि तुम्हें जैसे डील करना हो डील करो, मुझे तो ये काम होकर के चाहिए, और जो किसी के प्यादे का रोल भी अदा कर रहा है, वो भी अपने अधिकारी के पक्ष में खड़ा हुआ है कि भाई आप हो तो मैं हूँ। क्या सच में उस वक्त में ऐसा देखिए किरदार कोई तो था पुलिस में? पुलिस में था, लेकिन इस फिल्म की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि इस फिल्म में गुड कॉप बैड कॉप बन गया है। फिल्म में ये हो गया कि कुछ अच्छे पुलिस अधिकारी, जैसे सीबीआई का अधिकारी बहुत अच्छा पुलिस अधिकारी है और ये बहुत बुरा पुलिस अधिकारी है, वो सारे इसमें अवगुण हैं जो कि एक विलेन में होने चाहिए। तो बुरा आदमी है, वो माता का भी अपमान कर रहा है, बच्चों का भी अपमान, तो वो बात नहीं थी। देखिए, हिंसा का सामान्यीकरण हो गया था, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंस ऐसे हो गया था कि हर पुलिस अधिकारी एक पोजीशन लिए बैठा था, कह रहा था भाई मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे ये ड्यूटी मिली है, बहुत बड़ा हिस्टोरिकल जंक्चर है, मुझे ये काम मिला है और मैं देश के दुश्मनों को ठिकाने लगा रहा हूँ। तो मैं ये अपनी अपनी पोजीशन ले रखी थी। कुछ लोगों ने ये पोजीशन ले रखी थी कि जिन्होंने पहले से ही 50 लोगों को मार रखा है, मैं उनके खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ। तो इस तरह के वो थे। तो बड़ा सामान्यीकरण हिंसा का हो गया था। बहुत आम पुलिस ऑफिसर है, बच्चे उसके स्कूल जा रहे हैं और शाम को वो घर आ रहा है, पार्टीज में जा रहा है, बीच में 2 एनकाउंटर भी हो गए और वो बाद में किटी पार्टी में जा रहे हैं और वो पत्नी उनकी जा रही हैं, वो कहीं और जा रहे हैं। तो वो ऐसे लग रहा था जैसे कि ये दिनचर्या का हिस्सा है। तो मतलब ये जो बैड कॉप करके इन्होंने दिखा दिया, उसमें ऐसा लगा कि एक सुग्गा जैसे कुछ लोग थे पुलिस ऑफिसर जो इंतहाई
अंदर से जो है वो बुरे लोग थे और वो बुरे काम कर रहे थे। लेकिन नहीं, अच्छे बुरे सारे पुलिस अधिकारी कुछ कम कुछ ज़्यादा ये कर रहे थे और लगातार। तो ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय पंजाब की, जो अभी भी उसकी झलक हमें भारत में देखने को मिलती है, कि बहुत सारे पुलिस अधिकारी खुलेआम ये कह देते हैं कि भाई ये तो करना पड़ेगा। तो यातना जो है, टॉर्चर, एक तरह से इट इज अनदर नेम फॉर कस्टोडियल किलिंग। मैं ये मानता हूं, मेरा ये मानना है कि यू नो अ टॉर्चर गॉन रॉन्ग इज कस्टोडियल डेथ। अगर वो अगर वो गॉन रॉन्ग नहीं होता तो वो जिंदा होता, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहता। तो ये जो टॉर्चर की कल्चर इन बिल्ट है पुलिस सिस्टम के अंदर, इससे हम लोग लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कॉमन कॉज की रिपोर्ट है जो CSDS के साथ मिलकर हमने की है, हम ये कह रहे हैं कि हम इस पुलिस को पीपल सेंट्रिक बनाएंगे। इस पुलिस को हम संविधान के प्रति और जनता के प्रति अकाउंटेबल बनाएंगे, जवाबदेही इसकी तय करेंगे। और उसका एक ही तरीका है कि कंप्लीट बैन ऑन टॉर्चर। कंप्लीट बैन ऑन टॉर्चर अगर होगा तो उसके साथ साथ, और इसमें इंडियन स्टेट पूरी तरह से लिप्त है, और वो क्यों नहीं करना चाहती मुझे नहीं पता। नहीं पता तो है, हम वो बोलने भले ना, लेकिन इंडियन स्टेट क्यों नहीं मुझे नहीं पता, मैं सच बताऊं, सच में नहीं पता। नहीं पता क्यों? आप एक छोटा सा सर्च कीजिए, ठीक है, और मैं आपके श्रोताओं दर्शकों से भी कहूंगा, एक सर्च कीजिए, विच कंट्रीज इन द वर्ल्ड have not ratified the UN Convention Against Torture, UNCAT, until today. तो आपको ऐसे कंट्रीज के नाम मिलेंगे जिनका नाम ही नहीं सुना आपने कभी। और उसमें मतलब बहुत ही कम 3-4 कंट्रीज हैं। अगर आप कहें तो मैं अपने फोन में ये नाम देख के आपको अभी बता देता हूँ। और ये जो है, ये हमें बताता है कि भारतीय स्टेट कहाँ है। देखिए, इस समय 170 देश रैटिफाई कर चुके हैं यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को। जिन्होंने नहीं किया उनमें हैं अंगोला, बहामास, ब्रुनाई, कोमोरोस, गैम्बिया, पलाऊ, साओ टोम द प्रिंसिपे एंड सूडान, और उसके बाद विश्वगुरु भारत। तो आप ये बताइए कि नॉर्थ कोरिया रेटिफाई कर चुका है, चाइना रेटिफाई कर चुका है, जहां यातना अभी भी हो रही है और सब कुछ हो रहा है। भारत को ऐसी क्या पड़ी है कि हम सभ्य देशों के साथ खड़ा ही नहीं होना चाहते? ऐसी क्या पड़ी है हमें? और सरकारें, कांग्रेस की सरकार आज निंदा कर ले, लेकिन आपने क्यों नहीं किया इतने टाइम तक? बीजेपी की सरकार आई, बीच में और कई सरकारें आई, आपने कुछ नहीं किया। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर की चर्चा कब शुरू हुई? 1948 में, यानी कि जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स आया तब उसकी चर्चा शुरू हुई, और आज तक नहीं हुआ। 1984 में या 85 में हमने साइन किया, लेकिन रेटिफाई नहीं किया। रेटिफाई करने का मतलब है कि संसद में कानून बने और हर राज्य, मतलब एक आपके देश का अपना कानून बने जी। इंटरनेशनल कन्वेंशन को साइन करने से कुछ नहीं होता, आपका अपना कानून बने कि यदि कोई पुलिस ऑफिसर या पुलिस वाला यातना में लिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वो हमने नहीं किया। तो मैं सचमुच नहीं समझता कि हम सब दोषी हैं इसमें। क्यों नहीं कर रहे भाई? रेटिफाई करो, यातना बंद करो। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान है। और यहाँ यातना को पुलिस वाले अधिकार मान रहे हैं कि मैं तो कर सकता हूँ। ये तो विडंबना है, बहुत ही मतलब क्या कहना चाहिए कि अफसोसजनक, निराशाजनक स्थिति है। जब आज हम बात कर रहे हैं तो परसों ही मेरठ में एक प्रदर्शन हुआ, लोगों ने प्रदर्शन किया जा करके, और उस लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के नाम पर वहाँ के जो एसएसपी हैं अविनाश पांडे, उन्होंने वहाँ पे लोगों को पीटा। और एक आदमी जो कि कर रहा होगा, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो एक्टिविज़म कर रहा है, वो मान लीजिए भीड़ को एकत्रित कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो गाड़ी के अंदर डिटेन्ड है, पुलिस वैन के अंदर, और बाहर पुलिस वाले बाकायदा खड़े हैं सैकड़ों की संख्या में। फिर भी एसएसपी साहब अंदर घुसते हैं, कैमरों की निगाहों के बीच में जाकर के उसको थप्पड़ मारते हैं, बोलते हैं नेतागिरी करोगे जी। एक अधिकार है उनको। और देखिए किस तरह के केसेस, जैसे आपने कहा ना कि वो पहले से कस्टडी में है तो वो आपको कोई थ्रेट नहीं है। तो एक केस जो तमिलनाडु में हुआ जहाँ पे कि दोष क्या था, मतलब आप सोचें दोष ऐसा था कि यदि दोष सिद्ध हो जाता
तो उनको 1 हफ्ते की सजा मिलती या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की सजा मिलती। दोष ये था कि कोविड के दौरान 6 बजे का कर्फ्यू का टाइम था और उनकी 6:30 बजे दुकान खुली हुई पाई गई। किस चीज़ की दुकान थी? फ़ोन के मरम्मत करने की, स्क्रीन वगैरह बेचने की, मतलब मोबाइल रिपेयरिंग शॉप। बहुत मामूली लोग थे। तो वो जेनिक्स और जयराज थे, और जयराज को उन्होंने पकड़ा और उनको थाने में ले गए, मारपीट किया। उनका बेटा आया, 30 साल का उनका बेटा, उसने अपने बाप को बचाने की कोशिश की, उसके साथ मारपीट की। इतनी मारपीट की कि पूरे थाने की फर्श पे खून आ गया, खून बहने लगा वहां पे। तो जो तमिल अखबार हैं, उन्होंने जो रिपोर्टिंग की, उसके हिसाब से उन लोगों को कहा कि जब उनका खून बह रहा था कि तुम पानी लाओ बकेट्स भर के और अपना खून साफ करो, अपने कपड़ों से दीवार के ऊपर अपना खून साफ करो। ये कहाँ से आया? हमारे यहाँ कहते हैं, जो प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस है, जिसमें कॉमन कॉज भी एक पिटिशनर है, उस केस में आप जी petitioner हम हैं? को पिटिशनर है उसमें शुरू से। तो उस केस में हमें ये पता लगता है कि भाई जो लोग इस पे चर्चा करते हैं, शायद पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा, उसकी वजह से पुलिस को ऐसा करना पड़ता है, शायद क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की। ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो आपको कौन सा पॉलिटिशियन प्रेशर मारेगा कि आप किसी की दुकान आधे घंटे ज़्यादा खुली है तो उसको जान से मार दो, तो वो हुआ। और उसके हम सोचेंगे कि शायद ये एक एबरेशन था, बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा हुई। लेकिन मैं देख रहा था कि एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट निकालता है, तो उसने एक रिपोर्ट निकाली, तो उसमें कुछ हफ्ते बाद ही इस घटना के पड़ोस का डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ये टूटिकोरिन डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, उसके पड़ोस का डिस्ट्रिक्ट तेनकासी करके एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में। तो उस डिस्ट्रिक्ट में एक ऑटो रिक्शा वाले को, 25 साल के युवक को मारा पीटा, बहुत ज़्यादा मारा गया उसको। कोई ऐसा बड़ा दोष नहीं था, कोई वो आतंकवादी, कोई वो मिलिटेंसी, कुछ नहीं था ऐसा उसके ऊपर कि आप कहें कि देश के खिलाफ कुछ कर, कुछ नहीं, कोई छोटा मोटा आरोप उसके ऊपर था। तो उसका बाप उसको बचाने के लिए आया, उसकी भी पिटाई हुई और उसको बाद में अस्पताल ले जाया गया। तो पुलिस के हिसाब से कि भाई वो आए थे, उनको कुछ देख रेख हुई और उसको वो चले गए वो। लेकिन वो अस्पताल गए और कुछ दिनों बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। तो ये जो तमिलनाडु की पुलिस है, देखिए तमिलनाडु भारत की सर्वश्रेष्ठ स्टेट्स में से हैं। दीज आर द बेस्ट रन स्टेट्स ऑफ द कंट्री। अगर बेस्ट रन स्टेट्स में पुलिस इस तरह से बिहेव कर रही है, तो जो वर्स्ट रन स्टेट्स है उनका क्या होगा? तो वहीं उसी जगह पे तमिलनाडु में ही एक पुलिस अधिकारी थे, आईपीएस ऑफिसर, यंग आईपीएस ऑफिसर, जिनमें आदर्शवाद होना चाहिए, जिनमें बदलाव। उन्होंने जो है वो 2 लोगों में झगड़ा हुआ तो पहले तो उन्होंने पत्थर लेके दांत तोड़ दिए किसी के, आईपीएस ऑफिसर ने। और उसके बाद उनके टेस्टिकल्स को क्रश किया, यानी कि उनके गुप्तांगों को दबोच के उनको वो करने की कोशिश की। दोष क्या था? छोटा मोटा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था 2 पार्टीज के बीच में। चूंकि वो आईपीएस अफसर थे, आईपीएस अफसरों में हिंदुस्तान का दिमाग बहुत अच्छा आता है, बड़े अच्छे लोग भी इसमें पाए जाते हैं, लेकिन इनमें एक टेंडेंसी होती है कि अपने व्यक्ति को बचाना है, हर कीमत पे बचाना है। विदेशों में भी ऐसा होता है, उसको कहते हैं ब्लू स्क्रीन ऑफ ब्रदरहुड और समथिंग लाइक दैट, तो ये ब्लू स्क्रीन ऑफ ब्रदरहुड इनमें आ जाता है। तो उस अधिकारी को इन्होंने बचा लिया अल्टीमेटली। उसका वीडियो है टॉर्चर करते हुए। तो अगर नॉर्मल सिचुएशन में बहुत ही मामूली क्राइम के लिए, जिसकी सजा भी कोई बहुत बड़ी नहीं है, उसके लिए अगर आप टॉर्चर करने पे उतर आएंगे तो भगवान मालिक है देश का, फिर क्या होगा? तो हमें, मतलब पूरी जनता को और पूरे देश को सोचना होगा, पंजाब हमारे लिए आई ओपनर होना चाहिए था। और अब जो जसवंत सिंह खालरा वाली कहानी है, ये सच्ची कहानी है, एक तरफा है लेकिन सच्ची है, कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है लेकिन सच्ची है। विश्व गुरु को थोड़ी सी ताकत मिले और वो शायद हो सकता है कि यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को रेटिफाई कर दे हमारी संसद। इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। देखिए मेरे लिए मतलब जो है ना, वो पूरा ये फिल्म बड़ी
व्यक्तिगत किस्म की चोट मुझे पहुंचाती है। मुझे ना, मैंने एक चौथी कूट करके एक फिल्म आई थी पंजाब के ऊपर ही, और वो पंजाब की है ना, चर्चा हुई थी उसकी। वो फिल्म मुझे अंदर तक छू गई, क्योंकि मैं उस समय के पंजाब में रहा हूँ, और वहाँ की जिंदगी देखी है, अपने दोस्तों को पीड़ित होते हुए देखा है, जिन लोगों की यहाँ हत्याएं हुई हैं उनके घरों में गए हैं, उनके बच्चों से मिले हैं, अभी भी बहुत सारे लोगों के साथ में टच में हैं। तो वो बड़ा ही व्यक्तिगत किस्म का मेरे लिए एक वो था। और देखिए, व्यक्तिगत मतलब आप बताना शुरू करेंगे तो बहुत सारे, एक दो पुलिस अधिकारी, हम भी यंग थे, वो भी यंग थे, नए नए पुलिस IPS लगे थे, हम नए नए इंडिया टुडे के कॉरेस्पॉन्डेंट थे, तो हम लोग साथ में उठते बैठते थे। तो मेरा एक दोस्त था शीतल दास, वो बड़ा प्यारा इंसान था, वो गरीबों के लिए हमेशा खड़ा रहता था, SSP था वो पटियाला का। तो उसने एक पुलिस इंस्पेक्टर को, रोग पुलिस इंस्पेक्टर को इस काम में लगाया हुआ था कि जो मतलब नहीं करना चाहिए था वो कर रहा था, यानी कि बहुत सारे लोगों को शायद उसको मारने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो वो एक बार इतना उत्तेजित हो गया बात करते हुए कि उसने SSP को शूट कर दिया। तो मुझे, जब मैं शाम को ही लंबी चर्चा करके शीतलदास के साथ उठा था, दूसरे तीसरे दिन मुझे पता लगा कि शीतलदास को गोली मार दी, और ये पुलिस के अंदर हो रहा था। और एक अरविंदर सिंह बरार करके एक SSP थे पुलिस के, बहुत शानदार आदमी थे, और वो भारत की ओलंपिक टीम में तैराकी करके आ चुके थे। अच्छा। और हालांकि उनको पदक नहीं मिला था, लेकिन बड़े जिंदा दिल और बढ़िया इंसान थे वो। मेरी उनसे बड़ी अच्छी गर्मजोशी की दोस्ती थी, और अक्सर फ़ोन पे बात होती रहती थी। तो वो सुबह दौड़ने जाते थे, यंग आदमी थे, 30 के आसपास, 30-31 की उनकी उम्र होगी, 32 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या उसके आसपास, अर्ली 30s। और वो दौड़ने जा रहे थे, सडनली कोई सुबह सुबह आया, कोहरा था, और उनको गोलियों से भून दिया, उनको मार दिया। तो ये व्यक्तिगत था कि आपको, मतलब इट हैड कम होम कि ये सारी घटनाएं हो रही थी। तो मैं इसको जो देख रहा हूँ अभी फिल्म को, मुझे लग रहा है कि ये बहुत आवश्यक फिल्म है, इसको बनना चाहिए था, इसको देखा जाना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, इसका क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए। जिस तरह से कि पुलिस अधिकारियों को बैड कॉप करके दिखा दिया और कह दिया बुरा आदमी बुरा काम कर रहा है, वो ठीक नहीं है। KPS गिल जो है वो एक पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने तरह तरह की चीज़ें की, और बड़े, मतलब वो शायरी भी करते थे, और वो शेक्सपियर भी कोट करते थे, और वो बड़ी लंबी चर्चाएं करते थे, और सारी दुनिया के बारे में बातचीत करने के लिए तैयार रहते थे। और उनके भी कुछ अपने उसूल थे कि जैसे अगर कोई एनकाउंटर होता था, उसमें रियल एनकाउंटर जिसमें उनका अगर कोई कांस्टेबल भी घायल होता था तो उसको वो बढ़िया से बढ़िया इलाज दिलवाते थे। तो वो, मतलब हर आदमी के 2-3 पक्ष होते हैं, तो उनके भी 2-3 पक्ष थे। लेकिन ये बात सच है कि जो बुलेट फॉर बुलेट की जो नीति रिबेरो के टाइम में शुरू हुई, और जो दिल्ली से जिसको सैंक्शन मिली हुई थी कि भाई ये ऐसा किया जा सकता है, वो KPS गिल के टाइम में आके बहुत आगे बढ़ गई। और उसके बाद वो उसका एक तरह से विकेंद्रीकरण हो गया, और वो इतनी ज़्यादा नीचे तक पहुंच गई। देखिए, पुलिस करप्ट बहुत ज़्यादा है, अभी भी पुलिस पैसा लेके ऐसे ऐसे काम करती है जो कि मतलब कोई क्रिमिनल भी नहीं करेगा। हमें क्या करना है कि, लेकिन हमारे ज़्यादातर पुलिस वाले 60% 70% वो अच्छे लोग हैं, वो ठीक लोग हैं, ठीक काम करते हैं, रेगुलर काम करते हैं, बेहतर कर सकते हैं, लेकिन काम करते हैं, उनके ऊपर लोगों की भरोसा भी लोगों का है। लेकिन जो बाकी बचे हुए 25-30% हैं, या कहीं कहीं 10% हैं, 12% हैं, उनको हमें जो है वो देना है कि अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही आपकी है और रहेगी, और आपको जो वो सज़ा, अगर आप हत्या करते हैं किसी की, तो आपको डबल सज़ा मिलेगी जो एक आम आदमी को मिलती है। अगर ये ऊपर तक हो जाए जवाबदेही पूरी तरह से, तो कोई मजाल नहीं कि पुलिस जिस तरह से काम कर रही है उस तरह से करे। आपने KPS गिल का जिक्र कर दिया, तो हम उन पे ही बात कर लेते हैं। आज की तारीख में तो ज़्यादातर हम देखते हैं, बात जितनी भी KPS गिल की जाती है वो हीरो के तौर पर की जाती है कि एक पुलिस अधिकारी आया, उसने पूरी टेररिज्म को ख़त्म कर दिया, पंजाब से बिल्कुल जड़ से हटा दिया। लेकिन
अभी एक पक्ष पे और बात हो रही है कि भाई हीरो की तरह देखा जाए केपीएस गिल को या विलन की तरह देखा जाए, उस दौर में कैसे देखा जा रहा था वो भी मैं समझना चाहूंगा। बीच में देखा जाना चाहिए। देखिए मैं उनको चूंकि व्यक्तिगत तौर पे जानता था, बड़े इंटरेस्टिंग वाक्य पेश आए कि एक बार एक बहुत बड़े आतंकवादी को उन्होंने पकड़ा जो कि मतलब आतंकवादी थे, अंडरग्राउंड थे, और उनका शायद एक बेटा तो मेरे ख्याल लेफ्टिनेंट जनरल था या कोई ऐसे था कुछ, और एक बेटा उनका एयरफोर्स में कोई बहुत बड़ा अफसर था। मुझे लगता है शायद एयर कॉमोडोर था या कोई इस तरह का अफसर था, मुझे बहुत अच्छी तरह याद नहीं है कि उनकी पोस्ट एग्जैक्ट क्या थी। तो उनके ऐसे बच्चे थे, वो बड़े पढ़े लिखे आदमी थे, फोर्सेस में थे और वो बच्चे उनके फोर्सेस में थे, और वो खुद भी डायरेक्टर वगैरह रहे थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। तो जब उनको पकड़ा गया फाइनली, तो उन्होंने केपीएस गिल को खुलेआम चेतावनी दी और उन्होंने कहा कि तू पंथ के खिलाफ काम कर रहा है और तुझे जो है पंथ देख लेगा, और तूने गुरुओं के खिलाफ हो किया है। तो केपीएस गिल ने उसको कहा कि तूने कौन सा गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा है, मैं तुझे बताता हूं कि गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है। और केपीएस गिल ने उसके साथ में शास्त्रार्थ किया। अच्छा। और उन्होंने जो है वो गुरु ग्रंथ साहब की पंक्तियां उसे सुनाई। गुरु ग्रंथ साहब बड़ा रिच टेक्स्ट है, उसमें बहुत काव्य है, उसमें तरह तरह के भक्ति काल के पोएट्स हैं उसमें। तो उन्होंने पोइट्री बताई, उन्होंने कहा कि एक्सप्लिसिटली कहा गया है कि निर्दोषों के ऊपर आप नहीं हमला करोगे, जिसके हाथ में तलवार नहीं है उसको आप तलवार से नहीं मारोगे। तो उन्होंने, उनके बीच में बड़ा शास्त्रार्थ हुआ। तो मुझे जो है वो एक वहाँ के पुराने होम मिनिस्टर थे, उन्होंने बताया। तो मैंने फिर केपीएस गिल को बाद में पूछा, तो केपीएस गिल बड़े हंस के मुझे बता रहे थे। तो मैंने कहा आपको, आपके बारे में ऐसा सुनते हैं कि आप थोड़ा अंग्रेजीदा हैं, शेक्सपियर की बात करते हैं। बोले मुझे गुरु ग्रंथ साहब रटा हुआ है। तो ऐसा नहीं, मतलब ये भी उनका एक पक्ष था। तो वो मतलब एक तरह से आतंकवाद की आइडियोलॉजी के रूप में मतलब एक तरह से लड़ाई करना चाहते थे। मेरी उनके साथ में बहुत मतलब डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है कि जो मतलब नीति थी, पूरी नीति कि आप सरेंडर्ड मिलिटेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, आप यातना का इस्तेमाल करेंगे, मैं उसके कंप्लीटली खिलाफ था और मैंने कंसिस्टेंटली उनके खिलाफ लिखा। बाद में जब मैं लंदन में, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बाहर बहुत बड़ा प्रदर्शन चल रहा था, लोग जो है कह रहे थे केपीएस गिल मुर्दाबाद। बाहर कम से कम लंदन के लिए 1000-2000 लोग बहुत होते हैं, तो इंडियन एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन चल रहा था और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी वैसी थी, बहुत ज्यादा उत्तेजना के साथ हो रही थी। तो उन्होंने एकदम पीछे बैठा था मैं वहाँ, उन्होंने वहां से मुझे हाथ उठाया और मुझसे बोले कि विपुल मुझसे मिल के जाना। जाते हुए वो बहुत साल हो गए थे उनसे मिले हुए उसके बाद। तो उसके बाद फिर मैंने उनको यही कहा कि मैंने कहा आप देख रहे हैं बाहर क्या हो रहा है, और ये मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत है, सब खालिस्तानी है। सो ही सेड दिस इज अ स्टेट पॉलिसी, डोंट सी मी एज वन इंडिविजुअल, आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, इट्स अ स्टेट पॉलिसी। तो मुझे बाद में अब आजकल ऐसा भी लगने लगा है कि क्या टॉर्चर हमारी स्टेट पॉलिसी बनती जा रही है? पुलिस ऑफिसर्स डोंट मैटर, टॉर्चर हमारे खून में, हमारी हड्डियों में उतर गया है, क्या ऐसा कुछ है? क्या उस समय पर ये कुछ लोगों ने तय कर लिया था, वो जो डर्टी हैंड्स की फिलॉसफी है कि भाई आपको, कुछ लोगों को तो अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे क्योंकि हमें बहुत बड़ी समस्या से लड़ना है, और उससे लड़ने के लिए क्योंकि समस्या बहुत अलग तरह की है तो हमको अलग तरीके का ही समाधान करना होगा। आपने टेररिज्म को, इंसर्जेंसी पर रिसर्च भी किया है, आपने इसको पढ़ रखा है, तो क्या इसके बीच का भी कोई रास्ता है? कौन सा बेहतर रास्ता है? मतलब अगर एक आम नागरिक के लेंस से भी देखा जाए तो अगर उसके सामने इतनी बड़ी कोई टेररिज्म जैसी समस्या आ जाएगी तो लोग उसको लेजिटिमाइज कर देते हैं, कहते हैं कि हाँ और कोई रास्ता ही नहीं है। क्या, कैसे देखें इसे? कहना बहुत आसान है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कागजों पे लेके बैठते हैं, लेकिन सोचना बहुत मुश्किल है। देखिए मैं एक क्लास लेता था, अभी बहुत साल हो गए मैंने नहीं ली, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ऑफ एनडीसी दोनों मिलके सीनियर आर्मी ऑफिसर्स का एक कम्युनिकेशन कोर्स कराते थे। तो मैं 10 साल के आसपास मैं हर साल वो क्लास लेता था और मुझे बुलाया जाता था। तो उसमें एक सीनियर ऑफिसर, मेरे ख्याल वो कर्नल रैंक से ऊपर का ऑफिसर था, उसने मुझे कहा कि मैं फेक एनकाउंटर के खिलाफ मेरी क्लास चल रही थी, उसमें फेक एनकाउंटर डिस्कस कर रहा था। मैं उनको बता रहा था कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं फेक एनकाउंटर में, एडवांटेजेस कम हैं। तो वो अफसर खड़े होकर मुझे बोला कि सर, माई यूनिट वॉज द यूनिट एंड माई फ्रेंड्स, आई थिंक ही वॉज ऑल्सो डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड, वी वर द वंस who arrested
Azhar Mahmood. And we were the people who handed him over to the police. He was perhaps going in an auto, and we intercepted him, and we found that this guy was suspicious. And he said, even today, it's been many years, I wake up at night and I'm not able to sleep. I believe we should have given him the treatment that he deserved. Because Kandahar hijacking happened because of him. At least 2,000 to 10,000 people have been killed so far because of him. And he thinks he's responsible. तो कागज पे बात करना बड़ा आसान है टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन जब आपको उसका मुकाबला करना होता है तो मैं देखिए जस्टिफाई बिल्कुल नहीं करूंगा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को, लेकिन क्या मैं उस आदमी को नहीं समझूंगा जो मुझसे ये कह रहा है मेरी क्लास में खुलेआम कि क्या मुझे करना चाहिए था? तो मैंने उनको कहा कि आपने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, जो संविधान आपको मान्यता देता है वही किया आपने, लेकिन वी फेल्ड यू, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फेल्ड यू, यू डिड नॉट फेल द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि आपने जब उसको हैंड ओवर किया तो 90 डेज के अंदर उसकी चार्जशीट दाखिल हो जानी चाहिए थी, और जो हमने अनवर कसाब के साथ किया कि दोष सिद्ध करने के बाद उसे फांसी पर लटका देना चाहिए था। तो उसको जो विधि का विधान है उसके हिसाब से आप उसको सजा दें, सही समय पे सजा दें, तो वो जो आदमी जिसने सब कुछ ठीक किया उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत कर दिया। क्या ऐसा नहीं होगा कि जिन लोगों ने गलत किया उनको ऐसा लगता होगा कि मैंने ठीक किया? तो ये जो गलत सही का, जब इंसान की मौत हो रही है, जब खून बह रहा है, तो उस दौरान कागजी पोजीशन लेना आसान है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप यातना पे एक तरह से पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएं, कल्चर यातना की समाप्त कर दें, तो यही लोग सोचेंगे कि अब इससे बातें कैसे निकलवाई जाएं बिना यातना के। तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि अब ये कहते हैं कि पॉलीग्राफिक टेस्ट होते हैं, साइकोग्राफिक एनालिसिस होती है वगैरह वगैरह, उनमें से बहुत सारे जो हैं साइंटिफिक हैं, बहुत सारे नहीं हैं, लेकिन ये पोजीशन रहेगी तो हमें कम से कम पत्रकारों को, बुद्धिजीवियों को, हमें ये पोजीशन लेनी पड़े। डॉक्टरों को, अगर आपको साफ पता लग रहा है कि इस आदमी को यातना दी गई है और डेड बॉडी के ऊपर से नीचे तक निशान है, तो कम से कम ये तो लिखिए, जो आपने देखा वो तो लिखिए। तो हम अगर अपना काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि किसने यातना दी, सही दी या गलत दी, आपको तो सिर्फ ये बताना है कि क्या जब आप पोस्टमार्टम कर रहे थे तो ये निशान मिले या नहीं मिले, आप लिखिए। मैजिस्ट्रेट हैं आप, आपके सामने आदमी को पेश किया गया, क्या वो खड़ा हो पा रहा था, क्या नहीं हो पा रहा था, आपको सिर्फ यही लिख के देना है, आप लिखिए। तो हमें जो है, अगर संविधान के अनुरूप काम करना है तो हमें कम से कम ये सोचना पड़ेगा। और इसीलिए देखिए, मैं पत्रकारिता से जब एनजीओ में आया तो मुझे अब बहुत साल हो गए हैं, 1 दशक से ऊपर हो गया है, तो मुझे लगता है कि अगर हमें कोई चेंज लाना है, चेंज मेकर अगर हमें बनना है, तो हमें कम से कम ये तो वो करना पड़ेगा कि संविधान, जो बहुत सुंदर संविधान है, बहुत बढ़िया संविधान है, वो जो जिन चीज़ों को स्वीकार नहीं करता, उन चीज़ों के प्रति हम बहुत ज़्यादा सचेत रहें। उनके ऊपर जब, जैसे इसमें दिखाया गया है फिल्म में कि सीबीआई ऑफिसर ने अपना काम किया, उसने बस काम किया, उसने देखा कि उसको जो करना चाहिए था उसने वो किया। जज ने अपना काम किया, उसको जो करना चाहिए था। तो लोग अगर अपना काम करें, और बहुत ज़्यादा पत्रकार अक्सर ये सोचते हैं, यार मैं देश की सेवा कर रहा हूँ और ये वाला केस मैं रिपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जो है पता लगा कि हमारे कुछ बहादुर जवानों ने एक गांव में आग लगा दी, और मैं इसको रिपोर्ट नहीं करूँगा, डिमोरलाइज हो जाएंगी फोर्सेस। नहीं, आपका काम है, आप अपना काम कीजिए, बाद में सिद्ध होगा, कोर्ट सिद्ध करेगा सही हुआ गलत हुआ। तो हमें उस तरह से सोचना पड़ेगा, ऑर्गेनिक तरीके से सोचना पड़ेगा। आप जब ये बात बोल रहे हैं, आप तो बहुत बड़ा उदाहरण दे रहे हैं, इसलिए मैं एकदम जो घटित हुआ है मेरे साथ, मैं उस उदाहरण से इसको इस तरह से रैप करना चाहूँगा कि कहाँ से कहाँ तक ये पूरा जस्टिस सिस्टम काम कर रहा है। तो हम एकदम जब यंग रिपोर्टर्स शुरुआत में 2017-18 में हम दैनिक जागरण में जब काम कर रहे थे, तो मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों निकले दफ्तर से बाहर चाय वाय पीने के लिए। तो हमने देखा कि एक रेलवे क्रॉसिंग पास में थी दैनिक जागरण का दफ्तर, जो कानपुर में, वहाँ पर भीड़ लगी हुई है। तो हम गए,
कि भाई भीड़, हम लोग को नया नया, तब कायदे से पत्रकार भी नहीं बने थे, तो हम लोग गए तो देखा एक लड़के को बहुत सारी भीड़ मार रही है। तो हम दोनों के अंदर का पत्रकार जागा, हमने कहा ऐसे कैसे मार सकते हैं भाई। तो हमने जा करके उसको बोला, हमने कहा अरे हटिए हटिए, मारिए नहीं, मार क्यों रहे हैं? बोले चोरी कर रहा था। तो हमने कहा चोरी कर रहा था तो पुलिस को दीजिए, मार कैसे रहे हैं आप लोग? हम लोगों ने तुरंत जवान खून फ़ोन लगाया, भाई आ गई गाड़ी 5-7 मिनट 10 मिनट में। उतनी देर हम लोगों ने उसको प्रोटेक्ट किया, बीच बीच में लोग कुछ मारने की कोशिश कर रहे हैं, मारो। तो पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा हाँ भाई किसने फ़ोन किया था? तो हम लोगों ने बताया हम लोगों ने किया था, अपना परिचय दिया, तब परिचय भी थोड़ा वैसे ही देते थे। तो बोले कि ठीक है आ जाइए साथ में। तो हम लोग गए, तो बोले कि दे दीजिए इसकी कंप्लेंट, दे दीजिए, लिख दीजिए। फिर उसके बाद उसको उन्होंने ज़मीन पे बैठाया हुआ था, और बढ़िया 3 सितारा 2 सितारा 5-7 लोग बैठे थे, बड़ा पुलिस स्टेशन है वो। तो उन्होंने उसको ज़मीन पे बैठाया और फ़ोन से अपने तस्वीर निकाली, उसको दिखाया, बोले तू ही है ये? फिर हमें दिखाया, बोले लीजिए। परसों भी इसको पकड़ा था। अब आप बताइए इसके साथ हम क्या करें? अभी इसको अगर मैं आधे घंटे और रखूंगा तो ये मरने लगेगा, इसको चाहिए नशा, मैं इसको नशा दूं। अब आप बताइए, आप तो पत्रकार हैं। तो हमने कहा ये तो आप बताएंगे क्या करना है। तो बोले नहीं आप बताइए, आप लेकर के आए हैं कि इसको मैं फांसी दूं, कि इसको मैं जेल में डालूं, कि तिहाड़ भेजूं। और वो फ्रस्ट्रेटेड था, मतलब समझ नहीं आ रहा था, कि उनको भी नहीं समझ में आ रहा क्या करें। तो मैंने कहा फिर इसका इलाज क्या है? बोलते इलाज होने से तो आपने रोक लिया। अच्छा, नहीं अब यही गलत बात है। बस बोले यही उसका इलाज है। नहीं, इसका इलाज नहीं है। तो उसका इलाज जो है वो ये है कि जो कानून आपको देता है आपको इजाज़त, वो आप कीजिए। आप अगर देखेंगे ना कि रॉट कितना गहरा जाता है, ये जहर कहाँ तक फैला हुआ है, तो आप ऐसे देखें कि किसी समाज को अगर आपको देखना है सभ्यता कितना सभ्य है, तो आप विश्वगुरु की तरह से ना देखें, आप इस तरह से देखें कि वो समाज अपने बच्चों से कैसे पेश आता है। तो आप देखेंगे जो जुवेनाइल जो केसेस होते हैं उनके साथ पुलिस कैसा मारपीट करती है, ऐसे ही करती कैसा व्यवहार करती है। आपको आश्चर्य होगा कि अभी बंबई में एक केस हुआ था, 2 बच्चे थे, 16-17 साल के थे, और एक चेन स्नैचिंग का इल्ज़ाम था। तो उनको पीट पीट के इतना मारा कि उसमें से एक आदमी, और उनसे एक दूसरे के साथ सेक्सुअल एक्ट्स करवाए, उनके साथ पता नहीं क्या क्या किया। और जब वो बच्चा एक मर गया तो उसका बाप से ये लिखवाया कि मेरे बच्चे ने आत्महत्या कर ली है और इसमें पुलिस वालों का कोई लेना देना नहीं है, ये घटना इसके बाहर हुई। तो हम जो हैं, मतलब इतना अमानवीयकरण हो चुका है पुलिस का कि हम ये कर रहे हैं। तो हमें कम से कम अमानवीकरण रोकना है। देखिए पुलिस वालों में मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स हो रही हैं, पुलिस वालों में सुसाइड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पुलिस वालों में नशे के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अल्कोहलिज्म बढ़ रहा है। उसका भी कहीं ना कहीं संबंध इन चीज़ों के साथ में है कि आप अगर अपनी सीमा में रह के अगर काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो शायद हम वो उस अमानवीकरण को रोक पाएंगे। पूरे समाज का अमानवीकरण हो रहा है। एक अगर हैदराबाद में एक बच्ची के साथ में अगर बलात्कार होता है और उसके कुछ लोगों को पकड़ के गोली से उड़ा दिया जाता है, तो उन पुलिस वालों को हम माला पहनाते हैं। तो अगर ये कर रही है आम जनता, तो आम जनता की भी शिक्षा होनी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब बच्चों के उसमें पढ़ाया जाना चाहिए, बताना जाना चाहिए हाई स्कूल इंटरमीडिएट में कि भाई ये बात सही नहीं है। तो सर इसका क्या कारण ये है कि हमारा जो पूरा जस्टिस सिस्टम है वो इतना तारीख पे तारीख बेसिस पे चल रहा है। हम देख रहे हैं एविडेंस कलेक्शन सही से नहीं होता है। बड़े बड़े केसेस में हमको पता ही नहीं आज तक कि आरोपी था कौन। इतने बड़े बड़े जिन पे मीडिया ने महीनों महीनों डिबेट्स की, जिन केसेस में पूरा मतलब साख पुलिस की लग गई दांव पे, उन केसेस में भी हम देख रहे हैं नहीं, कि पता नहीं आखिर लगेगा। में बोल दिया गया कि एविडेंस नहीं मिला। ज़्यादातर केसेस में नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपने पहले कन्फेशन करा दिया। देखिए कन्विक्शन का आधार है कन्फेशन। पकड़ो, मारो, कन्फेशन कराओ, केस सॉल्व्ड, फाइल में केस सॉल्व हो गया। तो ये कन्फेशन के ऊपर देखिए पुलिस की, अगर आप चाहें तो अंत में मैं आपको ये कह दूं, अगर 3-4 चीज़ों पे जिस पे हमें पुलिस को सभ्य बनाना है, बेहतर बनाना है, मानवीय बनाना है, जनता के प्रति जवाबदेह बनाना है, तो पहले जो पुलिस का डिस्क्रिशन है
उसके ऊपर रोक लगानी पड़ेगी। डिस्क्रिशन यानी कि हर जगह उनको ये छूट मिली हुई है कि इस आदमी को गिरफ्तार करें या इस आदमी को छोड़ दें या इस आदमी को यातना दें। तो पता लगा कि कोई बड़ा अच्छा, देखने में अच्छा खासा है, बड़ी ऊंची जाति का है और अच्छे घर से आता है, तो उसको आपने छोड़ दिया। वही क्राइम अगर किसी और ने किया तो उसको आपने पकड़ के अंदर रख लिया। तो ये जो डिस्क्रिशन है, इस पे रोक लगनी चाहिए। बहुत अच्छे दिमाग भारत में मौजूद हैं। आप संसद में डिस्कस कीजिए, पुलिस कॉलेजेस में डिस्कस कीजिए, पुलिस एकेडमी में डिस्कस कीजिए और पता करिए कि हम डिस्क्रिशन को कैसे रोक सकते हैं। दूसरा, कन्फेशन को कन्विक्शन का आधार नहीं बनाना चाहिए। कन्फेशन के ऊपर पूरी आधारित है। तो जब आपने पहले ही किसी आदमी से कन्फेस करा लिया कि ये क्राइम मैंने किया है, तो उससे दो चीजें हुई। एक तो गलत आदमी को आपने पकड़ा, आपने इनजस्टिस किया, और दूसरा जो जिसको पकड़ा जाना चाहिए था वो अभी भी फ्री घूम रहा है, वो समाज में दोबारा करेगा, तो आपने वो उसका इलाज नहीं किया। तो ये डिस्क्रिशन, कन्फेशन। तीसरा, जो पुलिस रिफॉर्म्स के प्रति एक ऐसा रवैया है कि होने नहीं देंगे किसी भी तरह से। पॉलिटिशियंस भी नहीं होने दे रहे, क्योंकि उनको सूट करता है कि पुलिस उनकी प्राइवेट आर्मी की तरह से बिहेव करे। तो उनको सूट करता है कि उनके आगे पीछे घूमती रहे और अब जैसे चल रहे वैसे बिजनेस एज यूजुअल चलता रहे। तो ये तीसरा है कि पुलिस रिफॉर्म्स के साथ जो स्टेटस को चल रहा है वो बंद होना चाहिए। और चौथा, सबसे आवश्यक, इस जवाबदेही तय होनी चाहिए। अभी भी जो इसमें पंजाब में जिन लोगों को सजा हुई है और जिन लोगों के ऊपर एक्शन हुआ है, उनमें से ज्यादातर पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स नहीं है। अभी भी वो छूट गए, बच गए। और वो तो ये जो ब्लू शील्ड हमने बना रखी है, इसे भी हमें तोड़ना पड़ेगा, और वो टूटेगा जवाबदेही के थ्रू। अभी तो इम्प्यूनिटी है कि आप कर दो, कुछ होगा नहीं, क्या होगा। लेकिन कन्फेशंस का तो बहुत स्टैंड करता नहीं है कोर्ट्स में। क्या मतलब, क्या रियलिटी है इसकी? पुलिस कन्फेशंस करता की भी तो है, नहीं भी करता, मतलब अक्सर नहीं करता। जब जजेस चाहते हैं तो वो कर भी लेते हैं उसको। तो बहुत सारी चीज़ों में बात सही है कि अच्छा है कि वो मतलब ग्रे एरिया है, कि वो उसको अगर अक्सर ऐसा होता है कि बिल्कुल साफ लग रहा होता है कि ये झूठ है, इनको कुछ नहीं पता, तो वो अब। लेकिन पुलिस की लॉबी के अंदर एक बहुत बड़ी सुगबगाहट है इस बात को लेके। अभी मैं एक नालसार में एक फंक्शन में गया था, हैदराबाद में लॉ कॉलेज है, बहुत बढ़िया फंक्शन था, बहुत ऊंचे पुलिस ऑफिसर्स वहाँ बैठे हुए थे। तो वहाँ मुझे भी बोलने का मौका मिला। तो वहाँ एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने आके कहा कि भाई कन्फेशन तो एसपी लेवल पे हो जाना चाहिए और कोर्ट को उसको मान्यता देनी चाहिए। तो मैंने कहा कि मैडम फिर ऐसा करते हैं, कोर्ट को ही बंद कर देते हैं, फिर पुलिस ही चला लेगा, थाने ही चलाएंगे फिर सब कुछ। तो पुलिस के अंदर बड़ा ये है कि भाई कन्फेशन तो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से यातना पे अगर प्रतिबंध लगाना है और कस्टोडियल वायलेंस पे और कस्टोडियल डेथ पे प्रतिबंध लगाना है, तो हमें ये कन्फेशन का जो ग्रे एरिया है, इसको भी बहुत अच्छी तरह से डील करना पड़ेगा। एनसीआरबी वगैरह सब बोल रहे हैं कि 18 से 22 के बीच में एक कन्विक्शन नहीं है किसी भी कस्टोडियल डेथ पे। इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, इतने एनकाउंटर्स के केस गए हैं, चार्जशीट ही बहुत कम परसेंटेज, 10-12% चार्जशीट दाखिल होती हैं और कन्विक्शन तो ज़ीरो है। लेकिन अगर पुलिस अधिकारी हैं तो पता लगा कि 15-20 साल में एक को भी सज़ा नहीं हुई, हजारों केसेस हुए, एक को भी सजा नहीं। तो अगर ये है तो फिर जवाबदेही होगी नहीं। तभी एक कांस्टेबल भी इस तरीके से बिहेव करता है कि क्या कर लेंगे, आप कर लो जो करना हो, बना लो मेरा वीडियो क्या हो जाएगा उससे। क्या इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, मतलब आप बताएंगे ये बात, कि पंजाब में जब ये सब हुआ और जिस तरीके से, जिस चरित्र के साथ में पुलिस ने इन सारी चीज़ों से डील किया, उसके बाद देश के बाकी हिस्सों में भी यही नॉर्मल हो गया या इसी को सामान्य मान लिया गया कि ऐसे ही चलती है, जो वहाँ पर फिर भी इस तरीके से कहा जा रहा था कि सर्कमस्टेंसेस अलग हैं? क्या वो नॉर्मलाइज हो गया, ये कहा जा सकता है? मेरे ख्याल से कि एक जो ऊपर से नीचे तक जो पुलिस व्यवस्था है, उसका बहुत अच्छा रिव्यू जनता की तरह से मेरे ख्याल करना होगा। उसमें खाली यही नहीं है, टॉर्चर ही नहीं है, उसमें ये भी है कि आप कब अरेस्ट करते हैं, कब अरेस्ट नहीं करते। हर एक चीज़ का क्राउड के साथ में आप कैसे पेश आते हैं, क्राउड से क्या आप जब उसके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं तो आपका उद्देश्य क्या है? क्या आप उनसे बदला लेना चाहते हैं, सिर तोड़ना चाहते हैं, या डिस्पर्स करना चाहते हैं? आपका उद्देश्य होना चाहिए उनको इस समय डिस्पर्स करना है पहले क्राउड को। तो आप
को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, हर एक चीज़ का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, तो वो आप बनाएं और वो स्टेट को भी उसमें साथ, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है पुलिस, तो आप स्टेट्स को भी कहें, इनकरेज करें कि आप अपने आरटीआई में तो आती है पुलिस, तो आरटीआई में जैसे है उसी तरह से विटनेस प्रोटेक्शन हो, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन हो। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो तमिलनाडु में जो पिता और पुत्र को जो मार दिया और जयराज और जैनिक्स को और पुलिस ने, तो उसमें कन्विक्शन हो गया। तो बहुत सारे कई पुलिस ऑफिसर्स पुलिस वाले मर भी गए, क्योंकि एक पुलिस कांस्टेबल, एक महिला वहां जो मौजूद थी, उसने उनके खिलाफ गवाही दी। तो अगर हम विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून लाएंगे, तो अगर 99 लोग गलत कर रहे हैं और एक आदमी सही विसल ब्लोअर कर रहा है, तो पुलिस में ही नहीं, खाली सारे डिपार्टमेंट्स में खलबली मच जाएगी और करप्शन के खिलाफ भी एक तरह से आवाज़ आएगी। और तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, विटनेस प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें जवाबदेही का माहौल तैयार करना चाहिए। एकदम ऐसा लग रहा है, कितनी सामान्य बातें हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हम यूटोपियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं। मतलब इसमें सतलज में भी विटनेस का भी दिखाया गया है कि कैसे कैसे खेल होता है, और रियल लाइफ विटनेसेस के एग्जांपल्स तो इतने भयावह हैं कि किसी को भी बना दिया गया और किसी को भी हटाया जा सकता है। बिल्कुल। मतलब अगर आप तो पुलिस वालों से टच में रहते ही होंगे, बात करते ही होंगे, उनसे आप थोड़ी देर बात करिए तो वो विटनेसेस की ऐसी ऐसी कहानी बताते हैं कि हमको कैसे बनाने पड़ते हैं, वरना बेल मिल जाएगी, वरना बेल नहीं मिलेगी। उसके ऊपर पुस्तकें लिखी गई हैं। अभी बंबई में कुछ पत्रकारों ने बड़ी सुंदर पुस्तक लिखी है, और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे पुलिस अपने मुखबिरों के साथ पेश आती है। जिन मुखबिरों के बिना पुलिस का कोई काम नहीं चलता, उन मुखबिरों को जब उनको कोई नहीं मिलता तो उन्हीं को फंसा देते हैं केसेस में। तो ये लेकिन नहीं कहा जा सकता कि उसके बाद ही पूरे देश में सामान्यीकरण हो गया, मतलब पंजाब के बाद हुआ, ये नहीं कह सकते हैं हम। नहीं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये पहले से है, और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सुनने में हास्यास्पद लगती हैं। अगर आप देखेंगे कि मेडिएवल टाइम में, यानी कि मुगलों के आने के पहले भी और मुगलों के समय में भी, पुलिस यातना के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल करती थी, तो वो जो उनके चाबुक होते थे और उनके जो रोलर होते थे, वो अभी भी वही चले आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अभी इस बीच कुछ साहित्य इसके ऊपर पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि क्या हम कभी नहीं बदलेंगे? क्या यही जो, अगर वो मेडिएवल टाइम के औजार हम आज हमारे पुलिस उसमें यूज़ हो रहे हैं, तो हम कब बदलेंगे, कब सुधरेंगे? लेकिन यह है कि सुधरने से पहले ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि क्या गलत हो रहा है, और वो रियलाइजेशन अगर हो जाए तो मेरे ख्याल सुधार की थोड़ी गुंजाइश। आपने प्रकाश सिंह केस का जिक्र किया, जिसमें आपने बताया कॉमन कॉज भी इसमें पार्टी था। कितने सुधार अभी तक लागू हुए नजर आते हैं? कितना प्रतिशत वो जा पाया, ग्राउंड पर जा पाया? वो 70% नहीं गया। 70% नहीं गया। तो उस पर हम लोग एक अभी रिपोर्ट निकालने वाले हैं, सितंबर में हमारी रिपोर्ट आ जाएगी। वो यही है कि कंप्लायंस जो है वो प्रकाश सिंह केस की कितनी हुई। तो वो कंप्लायंस नहीं कर रहे, और कई जगहों पे जैसे ट्रांसफ़र प्रमोशन होते हैं, और उनको कभी भी किसी को भी आप सस्पेंशन से वापस ला सकते हैं, या सस्पेंड कर सकते हैं, या कहीं से भी ट्रांसफ़र प्रमोशन हो सकता है। तो उसका एक बोर्ड होता है, उसका एक कारण होगा, या उसका एक नॉर्म होगा कि किस आधार पे आप ट्रांसफ़र प्रमोशन पोस्टिंग दे रहे हैं। तो वो इस तरह से वो नीलाम होते हैं पुलिस थाने ओपनली इंडिया में। और अभी कोई रिसेंटली हम लोग अब इंडियन पुलिस फाउंडेशन का एक इंटरव्यू चल रहा था, तो उसमें संयोग से उन्होंने मुझे इंटरव्यू में पैनल में बुलाया। तो उसमें 3 अधिकारी थे जो डीजी लेवल के अधिकारी थे, रिटायर्ड थे, और मैं था। तो हम बैठे थे, उसमें एक पुलिस अधिकारी का ही इंटरव्यू कर रहे थे। तो उसने खुलेआम कहा कि सर थाने तो नीलाम होते हैं, आपको तो पता होगा। तो अगर ऐसा हो रहा है, तो अगर कोई पुलिस वाला अच्छा काम करना भी चाहे तो मेरे ख्याल कैसे करेगा? तो उसमें बस यही होना चाहिए कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन का शील्ड मिले, और इस तरह के विसल ब्लोअर, विटनेस प्रोटेक्शन हो, इस तरह की चीज़ें हों, तो बहुत कुछ हो सकता है। आपने अच्छे पुलिस वाले की बात की। आपने जब ये रिसर्च करा तो आप 8000 तकरीबन 200 पुलिस वालों से मिले, हर रैंक के लोगों से मिले। आपको सच में ऐसे कितने लोग मिले जिनको
ये सब चीज़ देख करके उकताते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा, मेरा एक दोस्त है, बड़ा ही शालीन आदर्श व्यक्ति जिसको मैंने देखा है, वो उसने अभी मुझे पता चला 2-3 साल पहले उसने PCS की तैयारी कर रहा था, उसमें अभी तक नहीं हुआ है, वो तैयारी करा निकाल लेगा, उसने पुलिस ज्वाइन कर लिया है। अच्छा। तो एक दिन मैं उससे बात कर रहा था कि यार मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पाता हूँ। तो उसने बताया कि बहुत अलग तरह से, मतलब पता है यहाँ लोगों को, तो मुझे थोड़ा सा चीज़ें अलग करके ही दी जाती हैं, दूर ही रहता हूँ, कई बार पढ़ने के लिए छुट्टी ले लेता हूँ, उस तरीके से मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। बट आई कांट इमेजिन, आई डोंट नो वाई, बट आई कांट इमेजिन कि कोई बहुत पैशनेट, बहुत आइडियलिस्टिक तरह से इस पूरे सिस्टम में क्या कोई टिक भी सकता है? ऐसे लोग मिले आपको? डू यू नो एनीवन? नहीं, ऐसे लोग हैं और बहुत हैं ऐसे लोग। देखिए, हिंदुस्तान में लोगों को पुलिस के ऊपर भरोसा कितना है, इसके ऊपर कॉमन कॉज की जो रिपोर्ट है SPI 2018, उसमें हमने कहा है ट्रस्ट और सेटिस्फेक्शन कितना है। तो 60 to 70% लोग जो है वो पुलिस के ऊपर भरोसा करते हैं और बड़ा ट्रस्ट है पुलिस का। देखिए, अगर आप किसी ऐसे समाज में जाएं जो कि पुलिस स्टेट हो, जहाँ पे कि डिक्टेटरशिप हो, तो अब आपको पता लगेगा कि इंडिया को कंपेयर करेंगे कि हमारी पुलिस उतनी बुरी नहीं है। मैं जैसे बर्मा में गया तो वहाँ म्यांमार में तो किसी के घर मुझे पहुँचना था 5 बजे और मैं 6:30 बजे पहुँचा, तो वो घबराया हुआ था और मुझे बाहर बोला, आपको मैंने कहा था कि आप 3 बजे आइए, आपने ही जिद की कि मैं 4:30 बजे आऊँगा, अब आप कैसे आ रहे हैं? तो नहीं, और वो गली से मुझे बाहर ले। तो मैंने कहा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? तो उसने कहा, देखिए, अगर कोई 6 बजे के बाद हमारे घर आता है तो हमें पुलिस थाने में रिपोर्ट देनी पड़ती है। और तो मैंने कहा कि अच्छा, कभी हुआ आपके साथ ऐसा? बोला, अभी मेरी मदर इन लॉ आई थी। तो यानी कि रिश्तेदार भी आए तो पुलिस थाने में रिपोर्ट करनी पड़ती है। तो हम पुलिस स्टेट नहीं है, हमारे अच्छे पुलिस वाले हैं। लोग जो हैं, मतलब आप देखिए, कहीं पे लावारिस लाश पड़ी हुई है, कहीं पे जो है वो बच्चे लापता हो गए, जिसका बच्चा खोया हुआ है, वो फूट फूट के रो रहा है और सामने पुलिस वाला बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि नहीं, आप थोड़ा शांति रखो, हम देख रहे हैं आपका बच्चा कहाँ है, हम ये कर रहे हैं। तो जब एक थाने में जो चारों तरफ होता है, तो बड़े कभी कभी कंपैशनेटली बिहेव करते हैं। लेकिन क्या है कि अगर ऊपर तक ये फैला हुआ है कि भाई जवाबदेही की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह के लोग हैं तो मारो, उस तरह के लोग हैं तो मत मारो, तो फिर हमारे यहाँ देखने को मिलता है कि जो 60% लोग संतुष्ट हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो असंतुष्ट हैं वो कौन है? तो पता लगता है उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे ज़्यादा असंतुष्ट हैं, अल्पसंख्यक बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं, गरीब, सबसे गरीब स्लम ड्वेलर्स असंतुष्ट हैं। तो यानी कि पता लगा कि वी आर गुड टू पीपल बट वी आर पर्टिकुलरली नास्टी टू द पुअर एंड द वल्नरेबल। So once we have this finding, we know where to start. कम से कम अगर उनकी ट्रेनिंग हो तो सबसे पहले जाति की ट्रेनिंग दी जाए कि भाई आपसे छोटी जाति का आता है तो उसके साथ पेश कैसे आना है, किस पे विश्वास करना है, किस पे नहीं विश्वास करना। तो एक जेंडर की ट्रेनिंग लगातार कंटिन्यूअसली होनी चाहिए, हर 2 साल में जेंडर की ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए ऑफिसर को। रियलिटी क्या है? ट्रेनिंग रियलिटी ये है कि जो ट्रेनिंग, जिन लोगों से हमने बात की उन्होंने बताया कि 15 साल की नौकरी में सिर्फ एक बार ट्रेनिंग हुई जो भर्ती के टाइम पे हुई थी, उसके बाद ट्रेनिंग ही नहीं हुई। 6.4% लोगों की ट्रेनिंग हुई है 100 में से। 6.4% की ट्रेनिंग हुई है पूरे कार्यकाल में जो नीचे के लेवल के ऑफिसर्स हैं। और तो ये सबऑर्डिनेट, कांस्टेबल, हमारा सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज की रिपोर्ट्स का जोर, और CSDS हमारे साथ है, तो हमारी रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा जोर जो है वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, लोअर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स एंड अपर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के ऊपर रहता है। IPS से भी बात करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि उनकी वो लाई जाए। बहुत प्रेशर है इन पे, बहुत वर्कलोड है, बहुत कमी है क्या पुलिस वालों की? ऐसा बहुत ज़्यादा वर्कलोड, बहुत ज़्यादा है। और कई जगह पुलिस वाले, एवरेज जो है वर्किंग आवर्स 14 घंटे का है। तो एवरेज जहाँ 14 घंटे का है, इसका मतलब बहुत सारी जगहों पे हमने पुलिस वालों से बात की तो हमें पता लगा कि यहीं सो जाएंगे अब ये रात को थाने में ही, क्योंकि घर जाने का टाइम नहीं मिला। अब वो वीकेंड पे जाएंगे लेकिन छुट्टी नहीं मिलती, तो एक दिन की कंपलसरी ऑफ। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए कि कितने पुलिस वालों को मिलता है? 29 स्टेट्स हैं इंडिया में। परसेंटेज में नहीं, किस स्टेट में एक दिन की छुट्टी मिलती है? अभी तक 4 साल 5 साल पहले तक, कुछ साल पहले तक एक भी स्टेट में नहीं मिलती थी।
एक भी स्टेट एक में भी नहीं स्टेट में नहीं मिलती थी। बाकी अब महाराष्ट्र में मिलनी शुरू हुई और 2-3 स्टेट्स ने करना शुरू किया है, लेकिन उनमें भी बड़ा इफ एंड बट है। उसमें भी जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई हम देंगे छुट्टी, कोशिश करेंगे कि छुट्टी देंगे, रजिस्टर बनाएंगे, उसमें 1 दिन की छुट्टी देंगे, लेकिन पुलिस का कंपलसरी छुट्टी का अधिकार नहीं है। हफ्ते में एक छुट्टी भी नहीं, हफ्ते में एक छुट्टी भी नहीं है। तो जो 1861 का पुलिस कानून है, जो अभी पूरी तरह से वही लागू है हिंदुस्तान में, अगर आप कहें तो मतलब डिफैक्टो तरीके से वही कानून है। तो उस कानून के हिसाब से यू आर डीम्ड टू बी ऑन ड्यूटी ऑल द टाइम, 24 आवर्स अ डे, 7 डेज अ वीक। तो वो अगर ये हाल है, अगर दे आर सो मच ओवरवर्क्ड, यू नो, द इरिटेशन इज अ पार्ट ऑफ देयर, कैसे सही से बात करेंगे वो? तो वो आप कैसे उस तरह से बात करेंगे? तो आपको वो सारी चीज़ें भी, उनकी वर्किंग कंडीशंस पे काम करना पड़ेगा, उनको एक ह्यूमन तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, और उनको साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि जवाबदेही लगातार है। आप डिसमिस हो जाएंगे अगर आपने यातना की, आप डिसमिस हो जाएंगे अगर आपने ये किया, तो औरत के साथ में दुर्व्यवहार किया तो आप डिसमिस हो जाएंगे, तुरंत डिसमिस होंगे। और कौन सी फाइंडिंग्स आपकी स्टेट ऑफ पुलिसिंग रिपोर्ट में आई जो हमें दर्शकों को पता चलनी चाहिए? देखिए, हम लोग इसमें लगातार कह रहे हैं कि एक तो ट्रेनिंग कांस्टेंट होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होनी चाहिए, और हमें जो है ना वो अब एक बात समझ में आ रही है इतने साल काम करने के बाद, कि वी आर नॉट वर्किंग फॉर एन एफिशिएंट पुलिस, वी आर वर्किंग फॉर एन एफिशिएंट एंड अकाउंटेबल पुलिस। फर्स्ट एन अकाउंटेबल पुलिस, देन एन एफिशिएंट पुलिस। तो अगर हम ये अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से अगर हम शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा वो बन सकता है। दूसरा, जो पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रकाश सिंह जजमेंट में जैसे थी कि प्रोसिक्यूशन का अलग होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्वेस्टिगेशन पे बड़ा ध्यान होना चाहिए। पता लगा कि जहाँ पे क्राइम हुआ है, क्राइम सीन पे आपको उसको अपने कब्जे में लेना होता है, उसको चारों तरफ से बैरिकेड करना होता है। पता लगा वहाँ पे कोई धुलाई कर रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई उंगलियों के निशान आए वहाँ पे 50 लोगों के, पुलिस ने दस्ताने भी नहीं पहने हुए और वो अपना वो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो वो उन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इतने साइबर क्राइम देश में हो रहे हैं और उनको कहते हैं कि जाके आप किसी को कब्जे में लीजिए, उनका इक्विपमेंट लाइए, तो अभी पता लगा कि मॉनिटर उठा लाए और मदरबोर्ड छोड़ा है। तो उनको पता लगा कि भाई इसी में दिखाई दे रहे थे सारे चित्र। तो उनकी कांस्टेबल लेवल पे आपकी साइबर की एक ट्रेनिंग, बढ़िया ट्रेनिंग होनी चाहिए। आजकल एक उबर का ड्राइवर भी जो है वो गूगल मैप देखता है और वो बड़ी अच्छी तरह से देख के बता सकता है। एक स्विगी का एक वर्कर भी बता सकता है कि फ़ोन का अच्छा इस्तेमाल क्या होता है। तो एक पुलिस कांस्टेबल की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए साइबर क्राइम के बारे में। तो लगातार ट्रेनिंग, कांस्टेंट ट्रेनिंग आप कीजिए और उनका मतलब अमानवीयकरण रोकना पड़ेगा। अमानवीयकरण रोकने के लिए आपको एसओपी बनाने पड़ेंगे, जवाबदेही बनानी पड़ेगी और लगातार नज़र रखनी पड़ेगी। नज़र हटी, दुर्घटना घटी। बहुत अच्छी रिपोर्ट है, बहुत ज़रूरी रिपोर्ट है, अच्छी से ज़्यादा। और इत्तेफाक ऐसा रहा कि आपने पंजाब पे काम कर रखा है इतना सारा और हमने सारी चीज़ों पे बात की। तो आज उम्मीद करता हूँ कि आपने रील वाला पंजाब, रियल वाला पंजाब दोनों को समझ लिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए यहाँ पर। धन्यवाद। और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपका क्या ओपिनियन है इस पूरी बातचीत पर, कौन से हिस्सा आपको बहुत पसंद आया और कौन कौन से गेस्ट आप अगले एपिसोड्स में देखना चाहते हैं, ये भी हमें ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।